राइट ब्रदर्स ने एयरप्लेन क्यों बनाया, जबकि पैरेलल दूसरा व्यक्ति, मैं नाम दिमाग में नहीं आ रहा, वो भी एयरप्लेन बना रहा था। उसको तो गवर्नमेंट से $500 मिलियन का फंडिंग भी था, उसके पास बेस्ट ऑफ द टीम भी थी। लेकिन राइट ब्रदर्स एयरप्लेन बना जाते हैं क्योंकि उनके पास एक पर्पस था, उनके पास वो टीम थी जो पर्पस से जुड़ी हुई थी। लेकिन इस व्यक्ति का ड्रीम क्या था? ये व्यक्ति जो नहीं बना पाया, उसका ड्रीम सिर्फ इतना सा था कि मैं फर्स्ट पर्सन बनना चाहता हूं जिसने एयरप्लेन बनाया। उसके बाद उसने छोड़ ही दिया। अगर दूसरे ने फर्स्ट बन गया तो इसने छोड़ ही दिया वो चीज। ये कभी उस लाइन में आगे ही नहीं बढ़ा क्योंकि इसका पर्पस कभी एयरप्लेन बनाना था ही नहीं, इसका पर्पस था फर्स्ट पर्सन बनना। तो अगर वाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जिस भी चीज से आपको कह रहे हैं कि हैप्पीनेस मिलती है, उसमें आपका वाई कितना स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है, आप ये क्यों करना चाहते हो। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं पापा जी कि इस प्रोफेशन से जुड़कर मुझे क्या फायदा होगा, आज कम से कम सिटी भाई साहब 30 लोग तो ऐसे होंगे इस दुनिया में जो लगभग ऑन दी वर्ज ऑफ सुसाइड थे, जिन्होंने लगभग ये माइंड बना लिया था कि अब हमारे अपनी जिंदगी से कोई लगाव नहीं रह गया, हम अपनी जिंदगी को खत्म। जो मैं स्पेसिफिकली केस बता रहा हूं, कोलंबिया, उस लड़की के साथ तो ये सिचुएशन थी, इतनी स्ट्रांग उसकी पिल्स चल रही थी कि अगर वो सोमवार को दवाई लेकर सोती थी तो बुधवार या बृहस्पतिवार को उठती थी, उसकी जिंदगी के 2-3 दिन तो सोने में निकल जाते थे। और उसको, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं कि टॉयलेट पोटी वगैरह, वो भी उसको बेड पे हो जाता था। और वो कोई छोटी बच्ची नहीं थी, शी वाज समवेयर अबाउट द एज ऑफ 25। एक दिन ये जो लड़की है, हमारे इंस्टीट्यूट में एक प्रोग्राम जो था, एंड शी वाज अबाउट टू होस्ट दैट प्रोग्राम, और वो बैठी बैठी रोने लग गई। मैंने कहा बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही है? ले सर प्रोग्राम है और मैंने बहुत तैयारी की है उसकी, लेकिन जो साथ में दूसरा एंकर है, एक लड़का एंकर था, बोले वो मेरी कोई बात मान ही नहीं रहा, सुन ही नहीं रहा, वो अपनी चलाया जा रहा है। मैंने कहा पहले चुप हो फिर बात करेंगे। वो रोती रही तो मैंने उसको बोला पापा जी बेटा मेरी बात नहीं मानेगी, मैं तो तुझे बेटी मानता हूं अपनी। तो उसने जवाब दिया, ले सर आप तो बेटी मानते हैं, उसका क्या कि मैं तो आपको अपना भगवान मानती हूँ। बोले जब मैं यहाँ आई थी तो मैं तो जिंदगी की सारी उम्मीदें ही छोड़ दी थी, आज मैं स्टेज पर खड़े होकर बोल पा रही हूँ, ये कर पा रही हूँ, ये सब आपका दिया हुआ है। और वो आज एक अच्छे कॉलेज में प्रोफेसर है। तो जब ऐसे 100 लोग कम से कम हैं जिनके मेंटल हेल्थ इश्यूज में, उस लाइफ की सिचुएशन में आप उन्हें हेल्प कर पाए, कम से कम श्वेता भाभी 30 ऐसे बच्चे होंगे सोसाइटी के, लड़के और लड़की, जिन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि हम पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर घर से भागकर शादी कर लेंगे। उनको सही गाइडेंस कर पाया, उनको ये बता पाया उस लड़की को कि बेटा तू तो घर से भागकर शादी कर लेगी, भाग जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, और तुम्हें चॉइस है अपनी लाइफ में, ये तुम्हारा अधिकार है कि तुम्हारी लाइफ में तुम क्या डिसीजन लेती हो। लेकिन अभी हमारी सोसाइटी उतनी आगे नहीं बढ़ी है, अभी हमारा समाज वहां नहीं है। एक बार सोच कर तो देख, जब कल पापा घर से बाहर निकलेंगे और ये बात सबको पता होगी कि इनकी बेटी घर से भाग गई है, तो शायद सिर्फ नीचा झुकाकर किसी से आंखें मिलाकर बात नहीं कर पाएंगे। हाँ ये तय है कि तुम्हें अपनी जिंदगी का अधिकार है डिसीजन लेने का, लेकिन तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें यह भी अधिकार है कि तुम्हारे पिता का सर शर्म से नीचा झुके और वो समाज में आंखें मिलाकर किससे बात ना कर पाए। ऐसे कम से कम 30 बच्चे, और दोनों से आपको हैप्पीनेस मिलती है। पहले तो दोनों में खुश रह सकते हो क्योंकि हम एक से ज्यादा तरीके से भी लोगों को मदद पहुंचा सकते हैं। दूसरा, आपको लगता है कि फिर भी एक ही चूज करना है, तो आपको यह तय करना है कि कौन सी चीज, आपका कौन सा काम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने में ज्यादा मददगार साबित होगा। जैसे एक छोटी सी बात बताता हूं, लास्ट में इसको एंड करूंगा। हमारे बीच में राजस्थान की एक ऐसी शख्सियत बैठी है और ये मेरे लिए बड़े,
अब तो मुझे पोजीशन नहीं पता, लेकिन करीब 6 महीने साल भर पहले न्यूज़पेपर में आया था, राजस्थान के 3rd हाईएस्ट टैक्स पेयर की लिस्ट में आपका नाम था। राजस्थान के 3rd हाईएस्ट टैक्स पेयर। अभी आपके ही एक मित्र हैं सुरेश जी सबलावत साहब, आज यहां नहीं है, कर्नाटक श्रावण बेलगोला गए हुए हैं। रात को जैसे ही उनकी फ्लाइट जयपुर लैंड करेगी, वो सीधे एयरपोर्ट से यहां आएंगे। उन्होंने बताया, एक दिन हमारी बात चल रही थी कि बोले बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं मदद के लिए अशोक जी भाई साहब के पास। बहुत सारे लोग अपनी अपनी जरूरत और मदद के लिए चीजें भेजते हैं। तो कई बार सवाल आता है कि आप ये कैसे इंश्योर करते हो कि वो व्यक्ति सही मदद मांग भी रहा है या नहीं मांग रहा है? क्या आपकी मदद का वो सही उपयोग करेगा भी या नहीं करेगा? तो बड़ा सुंदर जवाब भाई साहब के पास से आता है। बोले मेरे पास है तो मेरा उद्देश्य सिर्फ मदद करना है, उसके बाद वो उससे क्या करेगा वो उसका आउटलुक है, मेरा नहीं है। बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद वो जाने वो इनसे क्या करेगा, वो जाने की मेरी मदद का सदुपयोग करेगा या दुरुपयोग करेगा, लेकिन मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया। एक बार एक फुटबॉलर, नाम दिमाग से निकल रहा है, उनका एक लीग मैच हुआ। निशु, लीग मैच के बाद एक महिला उनके पास आई पापा जी, और उस महिला ने कहा कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। उन्होंने जो भी उनका प्राइज मनी उस मैच से मिला था, तुरंत वो सारा प्राइज मनी उस महिला को दे दिया। बोले आपका बच्चा बीमार है, आपको इस पैसे की ज्यादा जरूरत है, आप रखें। उनकी टीम के लोगों ने आकर अगले दिन उन्हें बताया, ज्ञान जी भाई साहब, कि उस महिला ने आपको ठग लिया। प्रमोद भैया क्या बताया कि उस महिला ने आपको ठग लिया, कोई उसका बच्चा बीमार नहीं है। बोले मुख्य बात तो यह है कि वो तो शादीशुदा भी नहीं है, बच्चा तो बहुत दूर की बात है। बोले अच्छा ऐसी बात है? इस फुटबॉलर ने क्या कहा शोभी साहब, अच्छा ऐसी बात है, तो इससे बड़ी खुशखबरी तो मेरे लिए कुछ और हो ही नहीं सकती कि कोई बच्चा बीमार नहीं है। अरे बहुत सुंदर। बोले इससे बड़ी खुशखबरी क्या सुना हो गया? ये मेरे लिए तो न्यूज ऑफ द ईयर हो गई। ये मेरे लिए भाई साहब न्यूज ऑफ द ईयर है कि कोई बच्चा बीमार नहीं है। तो ये माइंडसेट जिन लोगों के पास होता है, वो एक्चुअल में वो पर्पसफुल जो लाइफ जीते हैं, वो उस हैप्पीनेस को अचीव कर पाते हैं, वो उन मकसदों को अचीव कर पाते हैं जिसके लिए शायद हम सब लोग यहां पर हैं। यथेश भाई, एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। अनिल जी होगा एक ऐसे व्यक्ति हैं अशोक भैया, जो बहुत सारे लोग यहां दिखाई देंगे और बहुत सारे लोग यहाँ हैं, प्रमोद भैया भी हैं, सब लोग हैं, लेकिन अनिल भैया एक फाउंडेशन स्टोन है इस पूरे प्रोग्राम के, सूत्रधार हैं मेरे सर। कैसे हैं सूत्रधार? और सूत्रधार तो यूं कहूं कि अनिल भैया से भी पहले, अनिल भैया से पहले राजीव भैया, विवेक भाई साहब, ये लोग हैं। क्योंकि 2009 में जब गुरुदेव प्रज्ञा सागर जी महाराज का चतुर्मास जयपुर में था, जवाहर नगर, तो पहली बार मैं विवेक भाई साहब के, अनिल भैया के, आप सब लोगों के संपर्क में आया। तो आज इस पूरे प्रोग्राम को यहां तक पहुंचाने की जो फाउंडेशन स्टोन है, वो है आचार्य 108 प्रज्ञा सागर जी महाराज। मैं आज जो भी हूं, जिस भी स्थिति में हूं, उसका श्रेय पूरी तरह मेरे श्रद्धेय मेरे गुरुदेव प्रज्ञा सागर जी महाराज को जाता है। अनिल भैया ने मुझे सुधीर भैया से मिलाया, सुधीर भैया ने मुझे प्रमोद भैया से मिलाया, और प्रमोद भैया ने इस पूरे प्रोग्राम को जन्म दिया। ऐसे ही गुरुदेव के थ्रू ही मैं विवेक भाई साहब से मिला, विवेक भाई साहब ने अशोक भाई साहब से मिलाया, और फिर ये प्रोग्राम यहां तक पहुंचा। तो ये सारा जो सूत्र निकलता है, ये 2009 जवाहर नगर चतुर्मास से, गुरुदेव के चतुर्मास से निकलता है। अब अंतिम बात कहूंगा बेटा, यहां मैंने दो मुख्य बातें बताई, एक अशोक जी भाई साहब के एग्जाम्पल से बताई कि मैंने मेरा काम कर दिया,
अब वो इसका क्या करेगा जी मेरा वो जाने, मुझे नहीं पता। दूसरा, मैंने उस फुटबॉलर के एग्जाम्पल से बताया कि अच्छा इतनी बड़ी खुशखबरी कि कोई व्यक्ति बीमार नहीं है। तीसरी, एक बहुत पुरानी कहानी है, बहुत पुरानी कहानी है प्रदीप भाई सर, डाकू खड़क सिंह और बाबा भारती की। शायद आप लोगों ने सुनी हो महेश्वर, डाकू खड़क सिंह और बाबा भारती की। हिमांशी बेटा, बाबा भारती के पास एक ऐसा जबरदस्त घोड़ा था, ऐसा जबरदस्त घोड़ा था कि जैसा वहां के सम्राट के पास भी नहीं था। सबकी निगाह उस घोड़े पर रहती थी कि यार ऐसा ये वाला घोड़ा हमें मिल जाए। एक दिन माउदी डाकू खड़क सिंह ने एक चाल चली। वो अपाहिज का भेष बनाकर रास्ते में बैठ गया। वो अपाहिज का भेष बनाकर रास्ते में बैठ गया, और जब बाबा भारती अपने घोड़े से वैसे वहां से निकले तो मदद मांगी। अब बाबा भारती ने घोड़ा रोका, बोले बताओ आपकी क्या मदद कर सकता हूं। बोले मैं चल नहीं सकता, मैं अपाहिज व्यक्ति हूं, अगर आप अपने घोड़े पर मुझे बैठा लें तो बड़ी कृपा होगी। बाबा भारती घोड़े से उतरे, बोले क्या तकलीफ है, मैं पैदल चल सकता हूं, आप घोड़े पर बैठे। अब डाकू खड़क सिंह जो अपाहिज का भेष बनाकर वहां बैठा हुआ था, पवन भैया, वो घोड़े पर सवार। बाबा भारती पहले साथ साथ, लेकिन इसने धीरे धीरे रफ्तार बढ़ाई। अब बाबा भारती थोड़े से पीछे, डाकू खड़क सिंह थोड़ा आगे, फिर इसने रफ्तार थोड़ी और बढ़ाई। अब डाकू खड़क सिंह थोड़ा और आगे, बाबा भारती थोड़े और पीछे। अब इसने रफ्तार और बढ़ाई। अब डाकू खड़क सिंह काफी आगे और बाबा भारती काफी पीछे राजेश भैया। और ये चिल्लाकर बोलता है, डाकू खड़क सिंह तुमने मुझे पहचानने में गलती कर दी, मैं कोई अपाहिज वपाहिज नहीं हूं, मैं डाकू खड़क सिंह हूं, और ये तुमसे तुम्हारा घोड़ा हड़पने आया था। तो बाबा भारती कहते हैं घोड़ा हड़प लिया तुमने, कोई तकलीफ नहीं है हितेश भाई। बाबा भारती कहते हैं तुमने घोड़ा हड़प लिया, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन बस इतनी कृपा करना, इतनी कृपा करना, इस बात के बारे में किसी को बताना मत। अभी डाकू खड़क सिंह घोड़ा तो ले गया, अब इसके तकलीफ खड़ी हो गई। बोले यार मुझे तो डर था इस बात के बारे में सबको बताया जाएगा, इस बात की चर्चा सारे में होगी, और यहां बात ये खड़ी कर दी गई कि इस बात के बारे में किसी को बताना मत। 2 दिन बाद सुनील भैया, डाकू खड़क सिंह घोड़ा लेके बाबा भारती के घर पे, बोले यार घोड़ा तुम वापस ले लो, लेकिन ये बताओ पहले तकलीफ ये हो गई है कि ये क्यों बोला था कि इस बात के बारे में किसी को मत बताना। तो बाबा भारती ने कहा बड़ा साधारण सी बात है, अगर तुम इस बात के बारे में किसी को बताते तो लोगों का मदद करने वालों पर से विश्वास बढ़ जाता है, और मैं नहीं चाहता था कि इस दुनिया में से लोगों का मदद करने वालों के ऊपर से विश्वास बढ़े। तो एक नियम बनाना जिंदगी का साथियों, कभी भी अगर किसी में कोई अच्छाई नजर आए तो उसकी चर्चा दुनिया में कर देना, अगर किसी में कोई बुराई नजर आए तो उसको अपने आप तक रख देना। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर किसी में कोई इतनी सी भी कमी नजर आ जाए तो उसमें हम चाट मसाला, नींबू और उसकी पूरी चाट बनाकर, तसल्ली वाली चाट बनाकर आगे भेज देते हैं, और किसी में कोई अच्छाई नजर आए तो उसको अपने तक रख लेते हैं। तो बच्चा नंदिनी बड़ा सिंपल है, अगर आपको दोनों में से एक चूज करना है तो जो आपको पूरी तरह पर्पस से जोड़ दे, जो आपको आपकी बीइंग स्टेट में ले आए, जो आपको आपके होने का एहसास कराए, जो इस पूरी सोसाइटी के लिए फायदे की चीज हो, उन चीजों से अपने आप को जोड़ना, तब आपको जो अचीव होगा वो बहुत अनबिलीवेबल अचीव होगा। उसकी फीलिंग, उसकी खुशबू, उसकी महक बहुत अलग होगी। आई होप यू गॉट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। जी, पहले इधर से आवाज थी, पहले मैं इधर का क्वेश्चन लूंगा। प्लीज माइक दे दीजिए फटाफट। हेलो। हाँ प्लीज। हेलो सर, माय नेम इज ओम खंडेलवाल एंड आई एम फ्रॉम नीम्स यूनिवर्सिटी। जी। तो सर कभी कभी कुछ ऐसा होता है, हम लोग हमारे फ्रेंड सर्किल में या रिलेटिव्स या फैमिली में या किसी थर्ड प्लेस पे बैठे होते हैं, तो कुछ बात कर रहे होते हैं, वो लोग कुछ हमें बोलते हैं,
तो कभी कभी बात वो ऐसी होती है कि वो हमारे माइंड में लग जाती है, तो रात भर हमारे लिए ओवर थिंक हो जाती है, एंजाइटी फील कर देती है। वो इतना लंबा पीरियड चले जाता है उस चीज का कि हम लोग उसको बिलीव नहीं कर पाते कि 10 दिन 12 दिन 15 दिन हम उसी बात को सोचते रहते हैं कि उसने ऐसा क्यों बोला और हमने उसको क्यों बोला। तो सर जरा इस रिलैक्सेशन के लिए आप ये बताइए। थैंक यू सो मच। नाम क्या बताया था? खंडेर। ओम खंडेर। ओम खंडेर का। देखो ओम भाई, बड़ा साधारण सी चीज है। सवाल यह है कि अगर हमें कोई कुछ बोल देता है तो वो बात हमारे दिल पर, हमारे दिमाग पर लग जाती है और हम उस बारे में बहुत टाइम तक सोचते रहते हैं क्या करें। तो पहला सबसे सिंपल तरीका है, उससे पूछ लें कि भाई इस बात को बोलने के पीछे तेरा उद्देश्य क्या था। तो सबसे साधारण तरीका है, सबसे साधारण तरीका है कि जिसने बोली है उसी से मिलजुल कर बात कर लो कि भाई तूने ये बात बोली, इसके पीछे तेरा उद्देश्य क्या था। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ये चीजों को गलत तरीके से इंटरप्रेट करता है। जैसे आप एक कॉलेज में हैं और सामने से कोई आपका फ्रेंड आ रहा है और आपने कहा हाय और उसने जवाब नहीं दिया। अब यहां से आप बहुत सारे मीनिंग्स निकाल सकते हैं। पहला मीनिंग आप निकालेंगे, मुझसे बात नहीं करना चाहता तो मुझे क्या जरूरत पड़ी। दूसरा मीनिंग आप निकालेंगे, अच्छा बहुत घमंडी हो गया। तीसरा आप निकाल सकते हैं, अच्छा उसका ध्यान इधर उधर होगा कहीं इसलिए उसने जवाब नहीं दिया। तो सबसे सही तरीका क्या है? यार मैं तू निकल रहा था भाई, बस मैंने तेरे को हाय बोली, तूने जवाब नहीं दिया, क्या हुआ? तो लेट्स कीप द थिंग इजी। लेट्स कीप द थिंग इजी कि कभी भी ऐसी बात हो तो आप उस व्यक्ति से पूछ लें, ये हुआ था तो इसके पीछे तेरा उद्देश्य क्या है। और जब पूछें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने कोई जस्टिफिकेशन या टोन का ध्यान रखें। और एक क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि मैंने तुझे हाय बोला, तूने मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया। इसमें क्वेश्चनिंग हो गई। अगर इसी बात को दूसरे तरीके से मॉडिफाई करें, अरे आज सुबह मिले थे भाई, शायद तेरा ध्यान कहीं इधर उधर था। जब आप किसी को क्वेश्चन करते हो तो वो क्वेश्चन के तरीके से ही रिस्पॉन्ड करता है। जब आप उससे स्टेटमेंट देते हो कि शायद तुम्हारा ध्यान कहीं इधर उधर था, मैंने सुबह रास्ते में तुम्हें हाय बोला था। अब आप किसी को बोलो, अरे सुबह मैंने तेरे को रास्ते में हाय बोला, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? बोले नहीं दिया, बोल क्या करेगा? और आप किसी को बोलते शायद तेरा ध्यान में कहीं इधर उधर था जब मैंने तुझे हाय बोला, तो ये स्टेटमेंट हो गया। ठीक है। तीसरी चीज जो समझने की, एक बार एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा था, बड़ा हट्टा कट्टा पहलवान था। उसने अपने से कमजोर के खींच के झापड़ मार दिया। अब जिसके झापड़ लगा वो पूछ रहा है, तुमने झापड़ गुस्से में मारा या मजाक में? इस हट्टे कट्टे आदमी ने कहा गुस्से में। बोले अच्छा किया, मुझे मजाक वैसे भी पसंद नहीं है, मुझे मजाक पसंद नहीं है। तो यहां पर अपने ब्रेन की दूसरी चीज देखना, जिन लोगों से हमें काम होता है, जिन लोगों से हमें काम होता है, उनकी बात हमें माइंड भी हो रही हो तो भी हम फोन कर लेते हैं, उनके पास चले जाते हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई चीज आपके किसी साथी से हुई है तो बेस्ट तरीका है उससे बात कर ले एंड चीजों को मीनिंग्स देना बंद कर दें। ओम जैसे आप आए मेरे पास और आपने देखा कि मैं हाथ धो रहा हूं, आप कभी मेरे ऑफिस आए हैं, घर पे आए, मैं हाथ धो रहा हूं, इस बात का क्या मतलब है? आपने देखा कि मैं हाथ धो रहा हूं, इस बात का क्या मतलब है? खाना खा लिया या फिर आप खाना खा के खाना खाने बैठ रहा हूं, या बाहर से आ रहा हूं, या फिर वॉशरूम में से आ रहे हैं, वॉशरूम से आ रहा हूं। इसको यहीं छोड़ दे कि हाथ धो रहा हूं, तो क्योंकि और सारे मतलब अब आप दे रहे हो, और सारे मतलब अब आप दे रहे हो कि क्या किया होगा, ये सारी कहानी आपका दिमाग बना रहा है। जबकि मैं तो सिंपल हाथ धो रहा था, मेरा ऐसे ही मन करा, मैं धो ली, बोलो क्या करोगे? तो हमें जब ये चीज स्ट्राइक करती हैं, मैं तो ऑनेस्टली बोल रहा हूं, मेरा भाई सामने बैठा हुआ है, अभी कुछ चीजें हैं
मैंने एक दिन इसको अभी करीब 10-15 दिन पहले एक दिन रात को फोन किया, 20 दिन हो गए होंगे। मैंने कहा यार, मम्मी और युक्ति दोनों बोल रही थी कि यथेष्ट और तेरे बीच में कुछ प्रॉब्लम है क्या आजकल? ऐसे पहले तो भाई भाई बिल्कुल, आजकल थोड़ा सा। मैंने 5 मिनट बाद मैंने कहा, भाई ऐसी कोई बात है क्या अपने बीच में? बोले नहीं। मैंने कहा, अपनी दुनिया को यूं ही लग रहा होगा। Have I did this or not? मैंने तुरंत कॉल लगा दिया। मैंने क्यों कैरी करना है? अब यहां पर अगर मैं उन दोनों की बात सुनकर रह जाता, अच्छा मम्मी ने क्या बोला, अच्छा युक्ति को भी ये लग रहा है, हाँ यार ये तो फिर हम क्या करता है, यहां से बड़े ध्यान से सुनना, ये सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको हम रिसेंसी फैक्ट भी कहते हैं, और इसके लिए एक टर्म आती है मैनिफर और हेनिफर, कुछ इस तरह से नाम है, कि जो हम देखना चाहते हैं हमें पूरी ये यूनिवर्स उसके एविडेंस प्रोवाइड करने लगता है। अगर प्रज्ञा दी को दिखता है कि सौरभ खराब व्यक्ति है, तो ये कुछ ना कुछ इसमें हमेशा खराबियों को दिखनी शुरू हो जाएगी। तो दूसरी चीज हमें देखना शुरू करना पड़ता है कि लोग अच्छे हैं और उनमें अच्छाइयां हैं, लोग अच्छे हैं और उनमें अच्छाइयां हैं। और अच्छाइयों की जितनी बात करोगे, अच्छी चीजों की जितनी बात करोगे, आपको माइंड होना भी कम होने लगेगा। एंड लास्ट ऑन दिस ऑन भाई, जो मैंने सीखा पापा जी, अगर आपकी जिंदगी के उद्देश्य बड़े हैं, आपकी जिंदगी के अगर उद्देश्य बड़े हैं, तो आपको इतनी फुर्सत ही नहीं है कि इन छोटी छोटी बातों में बैठकर दिमाग लगाओगे। अगर आप खाली हो, आप वेले हो, आपके पास कोई ढंग के काम नहीं है करने के लिए, तो फिर आपके पास इतनी फुर्सत है कि किसी ने क्या बोला था, किसी ने क्या कहा था, उसने क्या कहा था, आप उन बात को बैठकर सोचोगे। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी का एक कोट है बड़ा प्यारा, अगर कोई तुम पर पत्थर फेंके तो उन पत्थरों को इकट्ठा करके अपना घर बना लो। और दूसरा उन्हीं का कोट है, अगर वो इंग्लिश में, इफ ईच डॉग बार्क्स ऑन यू एंड इफ यू स्टार्टेड बार्किंग ऑन ईच डॉग, देन रेस्ट ऑफ योर लाइफ यू विल स्पेंड इन बार्किंग। अगर एक कुत्ता तुम पर भौंक रहा है और तुम भी उस पर भौंकते हो मुकेश भैया, तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी भौंकने में निकल जाएगी। पॉइंट समझ रहे हैं? एंड लास्ट एक होता है शील्ड। शील्ड का मतलब क्या होता है? कितना बड़ा भी जहाज हो, जहाज कितना बड़ा भी हो, पूरे पानी के अंदर, समुद्र के अंदर रह सकता है, शिप पूरे समुद्र के अंदर रह सकता है, लेकिन एक छोटा सा पानी अंदर आने का छेद अगर जहाज में हो जाए तो वो बड़े से बड़े जहाज को भी डुबो सकता है। अगर किसी व्यक्ति से लाइफ में दुश्मनी हो, अगर किसी व्यक्ति से लाइफ में दुश्मनी हो, तो उसको लोगों में नेगेटिव देखना सिखा दो, बाकी उसकी पूरी जिंदगी की आपने लगा दी। अगर किसी से दुश्मनी निकालनी हो तो क्या कर दो, उसको आदत डाल दो नेगेटिव देखने की और शिकायत करने की। अब वो पूरी जिंदगी यही काम करेगा, दूसरा नहीं करेगा। तो बाबू कंक्लूड कर रहा हूं, जिससे तकलीफ हो बड़े पोलाइटली, बड़े हम्बली, क्वेश्चनिंग फॉर्म में नहीं, स्टेटमेंट फॉर्म में उससे जाकर बात कर लो कि भाई ये तूने बोला था, ये बात ऐसे हुई थी, तो यार इस तरीके से चीजें, आपको क्लियरिटी आ जाएगी। दूसरा, अगर आपको लगता है कि उसने सही कहा था, क्या था, तो आपके लिए क्लैरिटी आ जाएगी, आप सोचोगे नहीं बैठ के। एंड तीसरा, अगर आपके उद्देश्य बड़े हैं जिंदगी में, तो आपको इतनी फुर्सत ही नहीं मिलेगी जिंदगी में कि आप इन सब चीजों की तरफ पलट कर देखो भी, इन सब चीजों को टाइम दो भी कि किसने क्या कहा था, क्यों कहा था, कैसे कहा था। आप जो कह रहे कहते हैं, दूसरी चीजें भाई उनमें कहाँ दिमाग लगाऊंगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने ब्रेन से मीनिंग देना हमें बंद करना होता है। हम हर चीज को अपना एक रंग देते हैं, हर चीज को अपना एक मीनिंग दे देते हैं, और जो हम मीनिंग देते हैं फिर पूरी ताकत से हम उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं, जो मैंने मीनिंग दिया था वही सही है। जिनके लिए आप अच्छा सोचते हो उनके लिए अच्छा मीनिंग, जिनके लिए आप खराब सोचते हो उनके लिए खराब मीनिंग। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ इसको खत्म करूंगा।
एक बार निकल गया, एक व्यक्ति ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था और वो अपनी घड़ी घर पर छोड़ दिया। और मुकेश भैया, जो सामने व्यक्ति उसके पास बर्थ पे था, उसने उससे पूछा कि भाई साहब टाइम क्या हुआ है। इस व्यक्ति ने, जिस लड़के ने टाइम पूछा था, पहले उसको ऊपर से नीचे तक देखा, फिर नीचे से ऊपर तक देखा, फिर एक बार ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, जिसके पास घड़ी नहीं है मैं उसको टाइम नहीं बता सकता। ये व्यक्ति चकरा गया, बोले भाई घड़ी नहीं है पापा जी, इसलिए तो टाइम पूछ रहा हूं, घड़ी होती तो टाइम क्यों पूछता। लेकिन इसकी हिम्मत नहीं हुई कि बोले। इसने फिर थोड़ी देर बाद पूछा कि भाई साहब टाइम क्या हुआ है। इस व्यक्ति ने फिर नीचे से ऊपर तक देखा उसको, फिर ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, कहा ना मैंने, जिसके पास घड़ी नहीं है मैं उसे टाइम नहीं बता सकता। अब इसके लिए समस्या खड़ी हो गई तरुण भैया, क्योंकि घड़ी नहीं है इसीलिए तो टाइम पूछ रहा है। फिर पूछ डाला इसने कि भाई साहब टाइम क्या हुआ है। अब ये आदमी बिखर गया, बोले मैं तुम्हें साफ साफ किए कह देता हूं, मैं किसी भी कीमत पर अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं करूंगा। सुबह से चकरा गया, बोले यार मैं टाइम पूछ रहा हूं, ये बेटी की शादी कहां से बीच में आ गई। और इस आदमी ने कहा कि बोले भाई साहब मैं टाइम पूछ रहा हूं, ये बेटी की शादी कहां से बीच में आ गई। बोले हाँ तुम टाइम पूछ रहे हो, अभी मैं तुम्हें टाइम बता दूंगा, फिर तुम मेरे से बातचीत करने लगोगे, फिर अभी ट्रेन में चाय कॉफी वाला आएगा, फिर हम दोनों साथ में चाय पियेंगे, फिर जब मैं उतरूंगा ट्रेन से तो मैं तुम्हें उतरते हुए कहूंगा कि भाई कभी घर आ जाना, फिर एक दिन तुम मेरे घर चले आओगे, फिर जब तुम मेरे घर आओगे तो मैं मेरी बेटी को कहूंगा जिनके लिए कॉफी बनाकर लेकर आओ। मेरी बेटी कॉफी बनाकर लेकर आएगी तो तुम उसकी कॉफी की तारीफ करोगे, उसकी तो कॉफी की तारीफ करोगे तो वो खुश होगी, फिर तुम चलते हुए कहोगे अपनी लाओ अपना नंबर दे दो, फिर तुम मेरी बेटी का नंबर ले लोगे, फिर तुम पहले उसे कॉफी पर बुलाओगे, फिर तुम उसे सिनेमा के लिए बुलाओगे, और फिर 3 महीने बाद आकर मुझे कहोगे अंकल मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। तो मैं ये बात तुम्हें अभी क्लियर की देता हूं, मैं किसी भी कीमत पर तुमसे अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। टॉम भाई जो हमारा ब्रेन है, इसकी परफेक्ट मास्टरी है स्टोरी बनाने में, ये जबरदस्त स्टोरी क्रिएटर है। ये इतनी सी बात का इतना लंबा मतलब निकालकर इसे कहीं तक भी पहुंचा सकता है। तो जैसे ये स्टोरी बनाना शुरू करे, इसको वहीं रोक दो, इसको रोक दो कि यार ये स्टोरी बना रहा है, ये बात पता ही नहीं है मुझे, इसको वहीं रोक दो। बोले यार मुझे पता ही नहीं क्या है इसके आगे पीछे, जैसे ही ऐसे इंसिडेंट्स आए तो फर्स्ट गो में इसको रोक दो कि यार ये स्टोरी बना रहा है, तेरे को सच्चाई नहीं पता। बोले कहानी बनाना शुरू कर रहा है, तेरा दिमाग रुक जाए। तो अगर आप इस चीज से निकल भाई अवेयर हो पाए, निकल गया कि यार ये स्टोरी बनाना शुरू कर रहा है, तो आप रोक पाओगे, तुरंत रोक दोगे। बोले सच्चाई नहीं पता है। और दूसरा भाई तुम्हारे डायरेक्ट क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर बता देता हूं, कभी अगर कोई दूसरा व्यक्ति किसी और के बारे में आकर कुछ बोले तो अंधा विश्वास मत करना, क्योंकि हर व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति को अपने लेंस से देखता है। आई होप यू गॉट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। अच्छा पहले इधर से मैं ले लूं, माइक लीजिए ना, आप कितनी देर से खड़े, मैं आऊंगा सबके सवालों के जवाब, और जहां से आपका मन करे दुनिया में, बस जीके को छोड़कर आप मुझसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। मेरी जीके उतनी अच्छी नहीं है। हाँ मुझे नहीं पता कि कुतुब मीनार दिल्ली में और ताजमहल आगरा में है, उसके अलावा जो मन करे आपका पूछेगा प्लीज। जब माइक आप लीजिए, इतने उधर से मैं सवाल लेता हूं। हाँ प्लीज सर, जैसे आपने अभी कहा कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, तो उस केस में तो न्यू इन्वेंशंस और ये सारी चीजें हट जाएगी। हम लोग जैसे ओल्ड वाले एरा में चले जाएंगे कि जहां पर हम लोगों के पास में पहनने को कपड़े नहीं है, हम हिरन के पीछे भाग रहे हैं, हमारे पीछे शेर भाग रहा है। तो ये इन्वेंशंस और इनका एक रीजन नहीं है क्या कि हमें थोड़ी बहुत तो वो होनी चाहिए कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक्स्ट्रा हमें कुछ एफर्ट्स करने चाहिए और जिससे हम लोग आगे कुछ और एक्स्ट्रा ले सकें। नाम क्या है आपका? डॉक्टर महावीर शर्मा। एक बार डॉक्टर महावीर जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बड़ा अमेजिंग क्वेश्चन पूछा है डॉक्टर महावीर आपने। यहां पर जो इक्वेशन है उस पूरी इक्वेशन को समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है,
इस इक्वेशन का बहुत सिंपल मतलब है। इसका मतलब ये नहीं कि हम आगे बढ़ने की चाहतों को रोकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इन्वेंशंस पर काम करना रोकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम एंजाइटी में जीने लगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने उद्देश्यों के लिए उन चीजों का हिस्सा हो जाएं जो हमें कहीं पर भी नहीं लेकर जाएंगी। दूसरा, एक हम जो आपका सवाल है उसको और थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं, उसको भी समझते हैं। हम आगे बढ़े, ये बात सही है, लेकिन आगे बढ़ने के पीछे हम कितना पीछे गए वो देखना भी जरूरी है। हाँ, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, हाँ आज हमारे पास बहुत सारे इन्वेंशंस हैं, लेकिन जो लाइफ के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स थे, कहीं ना कहीं इस दौड़ में हम उनसे भटके भी हैं। तो इन सब चीजों के बीच में जब एक बैलेंस क्रिएट होगा, जब इन सब चीजों के बीच में कॉम्बिनेशन क्रिएट होगा, इसको कैसे समझते हैं? अब बैठ जाइए। एक बड़ा सिंपल सवाल आता है, हवा आग को बुझाती है या हवा आग को बढ़ाती है? हवा आग को बुझाती है या बढ़ाती है? बढ़ाती है। हवा दोनों काम कर सकती है। अगर आग छोटी है तो हवा आग को बुझा देगी, और अगर आग बड़ी है तो हवा आग को बढ़ा देती है। तो इसी तरह से जब आप प्रॉब्लमेटिक माइंडसेट से, जब आप एक रेट रेस में, जब सिर्फ आप आगे बढ़ने के और इन्वेंशन के उद्देश्य से कुछ करने निकलते हैं, क्योंकि दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी होती है, एक शिक्षा और एक कुशिक्षा। बात यह नहीं है कि रावण विद्वान था, बात यह नहीं है कि रावण विद्वान था, बात यह कि विद्वान भी रावण हो सकता है। तो पॉइंट यह समझना है कि कहीं इस दौड़ में रॉबर्ट ओपेनहाइमर, एक मूवी भी आई, आप सबने देखी होगी, उसने अपनी लाइफ में एज अ रिग्रेट लिखा, उन्होंने अपनी लाइफ में एज अ रिग्रेट लिखा कि अगर मुझे पता होता कि मेरा इन्वेंशन एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब मानवता के लिए इतना बड़ा खतरा साबित हो सकता है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है, शायद कल परसों का स्टेटमेंट है, कि हमारे पास उतनी न्यूक्लियर पावर है कि हम इस पूरी पृथ्वी को 150 बार नष्ट कर सकते हैं। हमारे पास, अमेरिका के पास, इंडिविजुअल अमेरिका के पास इतनी न्यूक्लियर पावर है कि इस पूरी पृथ्वी को 150 बार ब्लास्ट कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब यहां समझना ही होगा, एवरी प्रोग्रेस इज चेंज, बट एवरी चेंज इज नॉट प्रोग्रेस। एवरी प्रोग्रेस इज चेंज, बट एवरी चेंज इज नॉट प्रोग्रेस। जब हम इन कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, जब आदमी सेटिस्फाइड होकर, सेटिस्फेक्शन के साथ, शांत मन से रिसर्च करने जाएगा, इन्वेंशन करने जाएगा, तो उसकी खोज भी बेहतरीन होगी। जब वो एक दौड़ में मुझे कुछ इन्वेंशन करना है, मुझे बस कुछ खोजना है, मुझे बस कुछ करके दिखाना है, तो फिर वो कुछ भी करके दिखाएगा। तो अभी हम जिस चीज में दौड़ रहे हैं वो दौड़ है कि मुझे कुछ कर दिखाना है। ऐसे ही अमेरिका में एक आदमी को यही समझ चढ़ी कि मुझे अपनी पहचान बनानी है, तो उस आदमी को किसी ने सलाह दी, बोले अपने गले में शीशा डाल दे बड़ा सा और सड़क पे घूमना शुरू कर दे। इस आदमी ने गले में बड़ा 3-4 फीट का शीशा डाल दिया और सड़क पे घूमना शुरू कर दिया। थोड़े दिन में अखबारों में हाईलाइट हो गया, ये न्यूज आने लगी कि अमेरिका की सड़कों पर एक ऐसा व्यक्ति घूमता है जिसके गले में 3 फीट का बड़ा शीशा लेकर घूमता है। फिर इसी को सलाह दी, शीशा आगे रख तो उल्टा चलना शुरू कर दे। ये आदमी फिर फेमस हो गया कि गले में शीशा और उल्टा चलता सड़कों पे। तो बस मेरा जो बात का मतलब था वो था, कुछ करने के लिए नहीं करना, क्योंकि बड़ी समझदारी के साथ इन रिसर्च को, इनोवेटिव माइंड को, इस बुद्धि का इस्तेमाल, क्योंकि ये बुद्धि बड़ी खतरनाक चीज है। ये जितना अच्छा कर सकती है उतना ही खराब भी कर सकती है। और डॉक्टर साहब ये भी समझना होगा
इस प्लेनेट को जितना नुकसान पढ़े लिखे लोगों ने पहुंचाया है, उतना नुकसान कम पढ़े लिखे लोगों ने नहीं पहुंचाया है। एक बात और समझनी होगी यहां पर, जिसकी बात मैं अक्सर किया करता हूं, जो आपने सवाल किया, मैंने पहले भी कहा था, अगर हम सफल हो रहे हैं तो फिर हमारे जीवन में खुशियां बढ़नी चाहिए। ये लिटमस है मेरा। अगर आपके जीवन में खुशियां बढ़ रही हैं, इसका मतलब आप सफलता की ओर बढ़ रहे हो। अगर आपके जीवन में खुशियां नहीं बढ़ रही हैं, तो समझ जाना किसी और गलत रास्ते पर हो। ये लिटमस है। तो मैं कंक्लूड कर देता हूं। 3 स्टेट होती हैं। एक होती है अकर्ता, एक होती है अकर्मण्य। तो ये अकर्मण्य जो स्टेट है, अकर्मण्य का मतलब है कि मुझे कुछ करना ही नहीं है, मैं हाथ पे हाथ रखकर निठल्ला बैठ गया, मुझे कुछ करना ही नहीं है, इसकी बात नहीं हो रही है। दूसरी स्टेट है अकर्ता। ये बहुत प्रॉमिसिंग स्टेट है। इसका मतलब है कि मैं जो भी कर रहा हूं, उसे उसकी इच्छा मानकर कर रहा हूं। दैट इज द अमेजिंग स्टेट। फिर मैं आपको महाभारत की तरफ लेकर चलूंगा। जब पांडवों ने युद्ध लड़ा, तो पांडवों ने युद्ध लड़ा ही नहीं। उन्हें कहा हमारे पास तो ऊपर से आई हुई एक स्थिति है, ये हम युद्ध में नहीं है, लेकिन हमारे पास ऊपर से एक स्थिति आ गई है कि जिसमें युद्ध करना है। अब युद्ध करना है, अगर ये इच्छा है तो हम उसको भी स्वीकार करते हैं। आप पॉइंट समझे? वो युद्ध में नहीं है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, अगर ऐसी ही इच्छा है, अगर ऐसा ही होना तय है, तो हम उसको भी स्वीकार करते हैं, हम उसके लिए साथ भी हैं। तो विद द एंड स्टेटमेंट बड़े ध्यान से समझना होगा। Every progress is change, but every change is not progress. हाँ जी, प्लीज सोनू जी। हम बस सबके सवालों के जवाब, यार चिंता मत करो। सोनू अग्रवाल जी, फाउंडर एंड डायरेक्टर पक्के भाई फाउंडेशन जी, मैं आपसे 2 सवाल करना चाहती हूँ। जी। एक, मुझे सब कहते हैं लाइफ में गुरु बनाना जरूरी है, जबकि मैंने आज तक बनाया नहीं मैंने, क्योंकि मुझे कोई लगता ही नहीं कि ये पात्र मेरा गुरु बने। किसी न किसी में ठीक है, एक एक सवाल का जवाब। पहले एक हो गया। हाँ, बैठिए। सोनू जी, बड़ी अच्छी बात आपने कही जासभाई से, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सोनू जी ने कहा कि मुझे ऐसा सब कहते हैं कि लाइफ में गुरु होना चाहिए, और मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला, ऐसा कोई पात्र नहीं मिला जिसे मैं गुरु बना सकूं। सोनू जी, हमें यहाँ थोड़ा सा करेक्ट करना होगा अपने आप को, क्योंकि मेरे गुरुदेव लिखते हैं, प्रज्ञा सागर जी महाराज, कि ज्ञानी व्यक्ति मूर्ख से भी कुछ सीख लेता है, और मूर्ख व्यक्ति ज्ञानी से भी कुछ नहीं सीख पाता है। ज्ञानी व्यक्ति मूर्ख से भी कुछ सीख लेगा, और मूर्ख व्यक्ति ज्ञानी से भी कुछ नहीं सीख पाता, क्योंकि उसे लगता है उसे सब कुछ पहले से ही पता है, उसको सवाल से पहले सारे जवाब पता होते हैं। तो जो आपका सवाल है, उसमें हमें थोड़ा सा हसन बाखरी को समझना होगा। हसन से एक बार पूछा गया, बहुत महान संत, उनसे पूछा गया कि हसन आप ये बताएं, आपका गुरु कौन? मुकेश प्यारा। हसन से पूछा गया कि आपका गुरु कौन है, हसन ये बताएं। तो हसन ने कहा, एक छोटा बच्चा। इतने बड़े संत का गुरु एक छोटा सा बच्चा कैसे हो सकता है? इसने कहा, एक छोटा सा बच्चा आपका गुरु कैसे है? बोले, जब मैं संत बना ही बना था, नई बात है, तो मैं एक दीपक लेकर हर जगह घूमता था, और हर व्यक्ति से मुकेश भैया वो बोलते थे कि एक ही सवाल पूछते थे, अच्छा ये बताओ कि दीपक में ज्योति कहां से आई? हसन हर व्यक्ति से क्या सवाल पूछते घूमते थे कि बताओ ये दीपक में ज्योति कहां से आई? और कोई इस बात का जवाब नहीं दे पाता था। एक दिन ऐसे एक बच्चे से पूछ लिया, तरुण भैया, कि ये बता इस दीपक में ज्योति कहां से आई? बच्चा इतना होशियार, फूंक मारी और ये बता गई कहां? बोले, जहां से आई थी वहीं गई।
बोले अगर तुम्हें बता दो कहीं कहां है तो मैं बता दूंगा कहां से आई थी। तो हसन कहते हैं कि मेरा गुरु एक बच्चा, फिर हसन कहते हैं मेरा दूसरा गुरु एक चोर। बोले यार चोर कैसे गुरु हो सकता है इतने बड़े संत का? बोले एक दिन मैं एक विहार करके दूसरे नगर जा रहा था, लेकिन रास्ते में रात हो गई, सर्दियों की रात, रुकने की कोई व्यवस्था देखनी थी, रात का समय था। ये चोर कहीं चोरी करने जाता था। मैंने इसको निवेदन किया कि भाई आपके यहां रुकने की व्यवस्था हो सकती है? तो उसने कहा देखो रुकने में मेरे को कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये बताए देता हूं कि मैं एक चोर हूं। तो हसन ने कहा मुझे क्या फर्क पड़ता, तुम कौन हो, मुझे रुकने के लिए जगह चाहिए। हसन उसके घर रुक जाते हैं। ये चोर पूरी रात घूम फिर के आता है, हसन इससे पूछते हैं क्या रहा? बोले नहीं कुछ नहीं, आज कुछ हाथ नहीं लगा, कल फिर जाएंगे। अगले दिन इनको सुबह निकलना था, लेकिन चोर बड़ा इंटरेस्टिंग व्यक्ति लगा, फिर रुके इसके घर एक दिन और। रात को फिर चोर निकला चोरी करने दिनेश पे, फिर पूरी रात चक्कर काट के सुबह 3-4 बजे तड़के वापस लौटा। बोले आज क्या हाथ लगा? बोले कुछ नहीं, कल फिर जाएंगे। ऐसे करके 3-4-5 दिन, महेंद्र भाई साहब 10 दिन हो गए, रोज चोर चोरी करने जाए, खाली हाथ लौटा है। हसन उससे पूछे क्या हाथ लगा? बोले कुछ नहीं, कल फिर जाएंगे। ऐसे करते करते महीना हो गया, रोज जाता चोर चोरी करने, हाथ कुछ नहीं लगता। तो हसन कहते हैं मेरा दूसरा गुरु चोर था। बोले हम बस प्रभु का सुमरन करने बैठते थे और हमें लगता था बस आज ही मिल जाए, हमसे अच्छा तो चोर है। तो कहता है रोज जाऊंगा, आज नहीं तो कल मिलेंगे। तीसरा हसन कहते हैं मेरा गुरु एक कुत्ता। बोले यार ये समझ में आया, बच्चा था वहां तक ठीक था, एक चोर था वहां तक ठीक था, एक कुत्ता कैसे आ गया? बोले कुत्ता गुरु दो तरह से बना मेरा। बोले एक दिन मैं पानी पीने एक तालाब के किनारे रुका हुआ था, मैं देख रहा था पानी थोड़ा साफ हो, नीचे बैठे तो पीऊं। कुत्ता आया, कूद गया पानी में और पी के चल दिया। बोले तीसरा गुरु कुत्ता हो गया। बोले मुझे भी समझ में आया, परमात्मा ऐसे दूर दूर से पीने से नहीं मिलेगा, उसमें तो पूरी डुबकी लगानी पड़ेगी, उसमें पूरी तरह कूद जाना पड़ेगा। बोले फिर बोले ये गुरु कुत्ता मेरा गुरु और एक तरीके से बना। मैं पात्र देख रहा था, पात्र को साफ करूं, फिर इसमें पानी पीऊंगा। बोले मुझे समझ में आया कुत्ता ही मेरे से बड़ा फकीर है, इसके पास तो पात्र भी नहीं है, मैंने पात्र भी फेंक दिया उस दिन से। बोले मैं तो पात्र लेकर घूम रहा हूं कि इसमें पानी भरूंगा, इसको साफ करूंगा, फिर इसमें पीऊंगा। बोले मेरे से अच्छा तो कुत्ता था। बोले आया पानी पी के चल दिया, वो बड़ा फकीर। तो पॉइंट समझ में आया कि अगर हम सीखना चाहें, अगर हम गुरु बनाना चाहें तो बड़े ध्यान से सुनिएगा आप सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं। पहले गुरु नहीं आता, पहले शिष्यत्व आता है। जब आपके अंदर जिस दिन शिष्य पैदा हो गया, उस दिन आपको गुरु अपने आप मिल जाएगा। अगर आपको गुरु नहीं मिला है तो समझ जाना कहीं अभी शिष्य नहीं बन पाए हो, क्योंकि जैसे ही शिष्य प्रकट होता है अपने आप गुरु प्रकट हो जाता है, गुरु कहीं और से आएगा नहीं। अभी रुक जाओ, मुझे 30 घंटे बोलना, ऐसे जल्दबाजी में सारे प्रश्नों के जवाब दे दूंगा। क्या है प्रेमिया, जैसे ही शिष्य पैदा होता है गुरु कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, आपको पता चलेगा गुरु गुरुओं से ही दुनिया भरी पड़ी है। तीसरा आपके जो सवाल की खास बात है, वो आपका सवाल एक तरह से बेहतरीन हो जाता है। वो सवाल बेहतरीन इसलिए हो जाता है कि गुरु बनने में कोई खासियत भी नहीं है, गुरु बनना कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि गुरुडम भी एक चीज हो गई है। जैसे स्टारडम होता था ना, अभी क्या चीज हो गई? नहीं, गुरुडम, गुरु होने का भी एक अहंकार हो गया। तुम सब ऐसे और हम ऐसे, तुम सब किसी लायक नहीं हो, तुम सब नरक जाओगे। तो ये भी गुरुडम है। एक व्यक्ति एक आश्रम पहुंचता है, उससे पूछा गया कि भाई किस लिए आए हो? बोले शिष्य बनने। बोले सोच लो, यहां 2 तरह की शिक्षा दी जाती है, एक तो गुरु बनने की, एक शिष्य बनने की। बोले बता, समझाओ। और भी इससे पूछा गया, व्यक्ति से बताओ भाई गुरु बनने के लिए क्या किया था, शिष्य बनने के लिए था। बोले गुरु बनने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, कुछ किताबें रटनी पड़ती हैं। गुरु बनने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस कुछ किताबों का अध्ययन करना पड़ेगा। बोले शिष्य बनने के लिए, बोले शिष्य बनने के लिए झुकना सीखना पड़ेगा। बोले फिर गुरु ठीक है। हाँ, मैं बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं, गुरु बनना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। असली बात तो शिष्य बनने में जो झुकने को तैयार हो गया। इसीलिए जीसस कहते हैं
रानी भाभी, धन्य है वो लोग, धन्य है वो लोग जो हारने को तैयार हो गए, धन्य है वो लोग जो अंतिम होने को तैयार हो गए। तो यानी जी सब गुरुडम में तो क्या है, गुरु तो हर कोई बनने को तैयार है। एक रिसर्च हुई सोनू जी, और उस रिसर्च में राजेश भैया अलग अलग कंट्री के लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया गया। फ्रेंच, हो सकता है कहीं डेटा थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, फ्रेंच का जब व्यक्ति शराब पीता है तो वो नाचने गाने लगता है। जब एक डच व्यक्ति शराब पीता है तो वो खाना खाने लगता है, खाना ही खाए चले जाता है। जब मामी जी एक ब्रिटिशर शराब पीता है तो वो कोने में जाकर बैठ जाता है। पूछा गया कि इसमें इंडियन का जिक्र क्यों नहीं है? बोले फ्रेंच का बता दिया कि वो नाचने गाने लगता है, डच का बता दिया वो खाने पीने लगता है, आपने ब्रिटिशर का बता दिया कि वो कोने में जाकर बैठ जाता है। बोले इंडियन के बारे में क्या? बोले भारतीय जैसे ही पीता है उपदेशक हो जाता है। बोले भारतीय जैसे ही पीता है तो जिसके अंदर जो छुपा है वो बाहर आ जाता है। तो पहला पॉइंट समझ में आपको कि शिष्य होना ही महान है। गुरुडम में कोई ऐसी बहुत खास बात नहीं है, क्योंकि शिष्य की तो सारी कार्रवाई है, गुरु का तो अपना अहंकार का पोषण होगा पूरा हर तरह से। तो महानता तो पूर्ण शिष्य के समर्पण में है, और बुद्धिज्म में तो इस चीज को प्रैक्टिस कराया जाता है। शिष्य बनाने से पहले कि कितना वो व्यक्ति झुकना, 5000 बार उसको अपने गुरु को दंडवत प्रणाम करना होता है। उसको एक ऐसी पहेली दे दी जाती है इसका कोई सवाल का जवाब ही नहीं होता, वो खोजना होता है कि पहले अहंकार गिर सके। जैसे ही आपका अहंकार गिरता है आपको इस पूरी दुनिया में गुरु ही गुरु नजर आने लगते हैं। जब तक आपका अहंकार आपके सामने खड़ा होता है तब तक आपको कोई गुरु नजर नहीं आता। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि हाँ, गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु का होना बहुत जरूरी है, और फिर गुरु का होना ही नहीं चाहिए। आप कह रहे होंगे थोड़ी कंट्रोवर्शियल बात हो गई। एक लिमिट तक गुरु का होना जरूरी है, लेकिन एक लिमिट के बाद गुरु नहीं होना चाहिए। इसको समझते हैं कैसे? दो व्यक्ति, मुकेश भैया, अंधेरी रात थी, अमावस की, लालटेन लेकर एक व्यक्ति रास्ते से जाता था और दूसरा व्यक्ति उसके पीछे पीछे जा रहा था। लालटेन वाला व्यक्ति आगे आगे, दूसरा उसके पास लालटेन नहीं थी, वो उसके पीछे पीछे चले जा रहा था। लेकिन एक जगह ऐसी आई, चौराहा आया, जब लालटेन वाले को लेफ्ट में मुड़ जाना था और जिसके पास लालटेन नहीं थी अब यहां से इसको राइट में जाना था, लेकिन इसके पास खुद की कोई लालटेन नहीं थी। तो हाँ, वहां तक गुरु जरूरी है कि वो आपको आपके हाथ में आपकी लालटेन दे दे, लेकिन अगर आप उसकी लालटेन की रोशनी में ही चल रहे हो तो फिर एक दिन ऐसा आएगा आपको लगेगा कि आप खाली हाथ रह गए। एक रिसर्च हुई महेश भाई, जिसमें स्टूडेंट्स को, सेम स्टूडेंट को अनिल भैया सेम मतलब ग्रुप बनाए गए, सेम प्रॉब्लम दी गई और एक में उन्हें टीचर्स का सपोर्ट प्रोवाइड कराया गया एक ग्रुप को कि इनकी इस समस्या को हल करने में टीचर्स इनकी मदद करेंगे। हाँ, ये तय था जिस ग्रुप में टीचर्स ने मदद की थी उस ग्रुप ने उस समस्या को बेहतर हल किया था। लेकिन 10 साल बाद जब उन बच्चों को देखा गया तो देखा गया जिन्होंने अकेले प्रॉब्लम हल की थी वो अपनी जिंदगी में ज्यादा बेहतर कर पा रहे थे। तो फर्स्ट मैं कंक्लूड करूंगा, गुरु का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस से, अपने मार्गदर्शन से, अपनी चीजों से हमें वो दिशा दिखा पाते हैं जो शायद हमें ना भी पता हो। दूसरा, गुरुओं की दृष्टि बहुत दूर तक देख पाती है, वो दूर दृष्टि होती है जहां तक शायद हम देख भी नहीं पाते। जैसे फिर एक एग्जांपल से बताता हूं, जब पूरे देश में मैं हूं अन्ना कैंपेन चल रहा था, ध्यान है आपको, लोकपाल बिल के ऊपर बड़ा एक दिल्ली से लेकर पूरे देशव्यापी एक आंदोलन चला था। मैं उज्जैन था गुरुदेव के पास और गुरुदेव ने कहा कि अन्ना हजारे जी ये गलती कर रहे हैं, बोले देखना इनका आंदोलन फेल हो जाएगा। ठीक है, गुरुदेव ने बोला, मैंने सुन लिया। अब हुआ क्या
वो आंदोलन तो बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा कि पूरे अन्ना हजारे मैं हूं अन्ना पूरे देश में फैलने लगे। और मैंने सोचा ठीक है, आध्यात्मिक संत है, इनको राजनीति की और इस सामाजिक चीजों की नॉलेज नहीं है गुरुदेव को। मेरे दिमाग में यही विचार आया था। लेकिन 15 दिन बाद जब उस अन्ना हजारे के आंदोलन की हवा निकलने लगी तो गुरुदेव ने यही बात कही थी कि अगर इनको ये आंदोलन करना था तो पहले ये छोटी छोटी जगहों से अपनी पकड़ बनाते, राज्य स्तर पर आते, फिर अपना जब पूरा देश में फैल जाता फिर ये दिल्ली पहुंचते। शायद इनको सरकारी ताकत का अंदाजा नहीं है कि सरकार क्या होती है। बोले जब सरकार उखाड़ने पर आएगी ना तो फिर बोले कई लोगों को उखाड़ कर फेंक देगी, इसे पता भी नहीं चलने पड़ेगा कि कहां गए कहां नहीं गए। मैं उस चीज को देख भी नहीं पा रहा था। तो क्योंकि गुरुओं के पास ये दूरदृष्टि होती है, उनके पास ये अनुभव होता है, उनके पास एक्सपीरियंस होता है कि जो चीजें हमारे लिए इनविजिबल हैं वो उनको भी देख पाते हैं। तो 3 चीजें मैं कंक्लूड करूंगा। पहला, अगर आपको लोगों में गुरु नजर नहीं आता है तो इसका मतलब शिष्य अभी कहीं खोया हुआ है। अगर आपको हर व्यक्ति में गुरु नजर आने लगे तो समझ जाना कि हमारे अंदर शिष्य पूरी तरह जिंदा है। दूसरा, हाँ गुरु का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन तीसरा, एक समय के बाद, जैसे आप अगर जैन परंपराओं को समझेंगे, यहां एक संघ परंपरा चलती है। जब तक शिष्य परिपक्व नहीं होते उन्हें संघ में रखा जाता है। जब वो परिपक्व हो जाते हैं तो फिर उनको कहा जाता है कि अब तुम अपने हिसाब से अपनी राह पकड़ो और आगे बढ़ो। तो ये भी वहीं पर है कि अब तुम हमसे चिपके मत रहो। बोले जितना हमें तैयार करना था, जितना हमें सिखाना था, हमने सिखा दिया। अब तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से आगे बढ़ो। ठीक है सोनू जी? हम जी दूसरा सवाल आपका। मेरा इसी सवाल से रिलेटेड आपका जवाब है कि मेरे को एक गुरु से मतलब था मेरा, मुझे हर व्यक्ति में गुरु नजर आता है। एक्चुअल मेरे पूछने का मतलब ये था कि एक गुरु जो जैसे बनाते हैं, मुझे उनका मंत्र लेना है, ये मतलब था। मुझे मेरी भाई में भी गुरु नजर आता है। अच्छी बात है, एक बार जोरदार ताली हो जाए सोनू जी के लिए। होना ही चाहिए। वो बहुत स्वाभिमानी है, कबीरदास जी है, एडवांस नहीं लेती और बड़ी उससे तो मैं सोचती हूँ और भाइयों से कितना इसमें वो है। मुझे जड़ चेतन सब में गुरु नजर आता है। बहुत अच्छी बात है, ये बात है। ठीक है। हाँ। अब इसको भी कंक्लूड कर देते हैं कि एक गुरु बनाए, गुरु मंत्र लें। मैं इसका बहुत बड़ा बिलीवर नहीं हूं। मैं इसका बहुत बड़ा बिलीवर नहीं हूं व्यक्तिगत रूप से कि हाँ कि मंत्र लेने से ही कोई गुरु होता है, किसी से कोई बात रख देने से या किसी से जुड़ जाने से कोई गुरु होता है। गुरु तो एक भाव है और वो किसी के प्रति भी हो सकता है। यहां पर अंतिम रूप में बस ये कहूंगा कि इस गुरु शब्द को किसी वेशभूषा से ना पकड़ते हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है आज, कोई भी व्यक्ति, क्योंकि हमारे देश में कोई भी गुरु बनने लगा है। एक चीज कही जाती है, मैं आउट ऑफ द वे कह रहा हूं, सिर्फ इससे मतलब नहीं है, कि जो पढ़ाई में बहुत ब्रिलियंट होते हैं, बहुत ब्रिलियंट होते हैं, वो आईएएस बनते हैं, और जो पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं होते वो नेता बनते हैं। आईएएस जाकर नेता को रिपोर्ट करते हैं, और जो पढ़ाई में कुछ भी नहीं होते वो बाबा बनते हैं। फिर ये नेता भी जाकर उनके चरणों में झुकते हैं। तो किसी का ऐसा मान नहीं है, लेकिन ये जरूर समझ लें, क्योंकि ऐसी घटनाएं, ऐसी चीजें बहुत व्यापक रूप में आज होने लगी हैं, जहां सिर्फ इस वेशभूषा का दुरुपयोग भी किया जाने लगा है। तो गुरु का मतलब बहुत साधारण है, बहुत क्लियर कर देता हूं। जिसके पास जाने मात्र से, जिसके पास होने मात्र से आपके विचारों में परिवर्तन आने लगे, जिसके पास होने मात्र से आपको कोई उपदेश नहीं दिया जा रहा है, लेकिन जैसे ही आप उनके पास होते हो आपके विचारों में परिवर्तन आने लगता है, आपके विचार निर्मल होने लगते हैं, आप समझ जाना सही व्यक्ति के पास हो। क्योंकि यहां पर जब आप अपने दिमाग से नहीं ढूंढ रहे हो, आपकी जो इनर सेल्फ है,
आपकी जो इंट्यूटिव एबिलिटी है वो आपको बता रही है कि हाँ यही वो व्यक्ति है जिसके पास होने से विचारों में परिवर्तन आने लगा। और गुरु का मतलब यही है। अगर किसी के पास होने से आपका द्वेष बढ़ रहा है, आपके मन में कलुषता बढ़ रही है, आपके मन में कुछ ऐसे विचार आ रहे हैं जो आप इसको नेगेटिव थिंकिंग कह सकते हो, इसका मतलब समझ जाना सही जगह नहीं है। क्योंकि जो गुरु है उसके ऑरा में, उसके आभा मंडल में एक बात होती है, वहां होने मात्र से आप में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी, हाँ जी, हेलो सर। हाँ प्लीज, हाँ प्लीज प्लीज। Sir, my name is Dinesh. I am a student NIMS University. सर जैसा कि आपने अभी कहा कि कोई भी गुरु नहीं मानना चाहिए, इसमें आप ज़्यादा बिलीव नहीं करते। गुरु वैसे हर कोई होता है जिससे तुम्हें सीख मिल रही है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपके स्ट्रगल का जो रिजल्ट है वो आपको मिलना चाहिए, और वो अगर आपके पेरेंट्स या फिर आपकी कोई भी रिलेटिव वो सब किसी और को माने, तो सर वो चीज़ गलत होती है। इसमें सर एक एग्जांपल देता हूँ मेरा कि सर मैं अब तक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ मेरी स्कूलिंग में, एवरेज भी नहीं, एवरेज से भी लो। सर मेरी 11th में मैं फेल हो चुका था। उसके बाद में सर कुछ लोगों ने मुझे ऐसी बातें कही जो मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मेरा वो सेल्फ रेस्पेक्ट पे बात आई। तो सर मैंने वापस रिपीट करा और मेरा 12th में 92% बने। तो सर जब मेरे 92% बने तो मेरी फैमिली वाले जब मैं फेल हुआ तब मुझे बोलते थे कि बेटा तूने पढ़ाई नहीं करी, और जब मैं 92% मेरे बने तो मेरी फैमिली वाले बोलते भगवान का लाख लाख शुक्र है। सर ये चीज़ गलत है ना कि सर स्ट्रगल के बाद में रिजल्ट मैं ला रहा हूँ तो उसका भी फल भी मुझे मिलना चाहिए कि। चलिए, आपका नाम क्या है जी? दिनेश कुमार। दिनेश, हाँ प्लीज बैठ जाइए दिनेश। बड़ा सिंपल है। पहला कि जो भी आपके साथ हो रहा है, जो भी आपके साथ हो रहा है किसी भी रूप में, उसकी सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप फेल हुए तो भी आप उसके जिम्मेदार हैं। अगर आप 92% लाए तो मैं उसका 100% क्रेडिट भी आपको देता हूं, 100% क्रेडिट आपको जाता है। अब ये क्यों कह दिया जाता है इसको समझते हैं। इसको हम कहते हैं ग्रेटिट्यूड, कि जब मेहनत करो, जब कर्म करो तो ऐसे करो कि सब कुछ करने वाला मैं हूं। जब कर्म करो तो ऐसे करो कि सब कुछ करने वाला मैं हूं, और जब कर्म कर चुके हो तो उसके ऊपर छोड़ दो कि अब सब कुछ करने वाला तू है। सुनना, जब आप अपनी मेहनत कर रहे हो तो ये मानकर करो कि जो रिजल्ट आएंगे उसकी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है, और जब मेहनत कर चुके हो तो कह देना कि अब रिजल्ट की जिम्मेदारी तेरी है। ठीक है, ये ग्रेटिट्यूड है, ये एक धन्यवाद का भाव है। जैसे आप अपने टीचर को कह देते हैं कि सब आपकी वजह से हो रहा है, लेकिन प्राइमरी रोल आपका ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर जी? हाँ प्लीज माइक दे दीजिए। सर मेरी 11th क्लास जब थी, मैं जब फेल हुआ उसके बाद में सर मैंने एक रिसर्च स्टार्ट करी, हु इज गॉड। सर तब से मेरी को जब मैंने ये रिसर्च स्टार्ट करी तो मैंने सर देखा कि गॉड मुस्लिम धर्म में वो अल्लाह ताला मानते हैं, हिंदू में वो भगवान मानते हैं, मतलब हर रिलीजियस में अलग अलग मानते हैं। तो सर इसका ये तो है नहीं कि भगवान भी बहुत सारे हैं, भगवान तो एक है। तो सर मेरा मानना ये है कि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक वाइब है जो कि ह्यूमन माइंड ने बनाई है और वो मानते हैं। तो सर इसी रिसर्च पे मेरे फैमिली वाले मतलब फैमिली में मेरे मम्मी पापा ही नहीं और भी जो रिलेटिव्स हैं वो इस चीज़ को नहीं मानते, और सोसाइटी भी इस चीज़ को मोस्टली नहीं मानती है। तो वो मुझे बार बार कहते हैं, इसलिए मैं उनके सामने प्रेजेंट नहीं कर पाता, पर मैं पर डे इसी चीज़ पर रिसर्च करता हूँ। तो सर ये चीज़ भी गलत है ना कि अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसको तो उसकी, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि चेंज होना भी एक होता है, जैसे इन्होंने क्वेश्चन किया उसमें कहा था छोटे में शॉर्ट में क्वेश्चन रखेंगे। सॉरी सर, हाँ नहीं इट्स ओके, शॉर्ट में लेके कि अपने पास्ट को चेंज करके अभी मॉडर्न में बदलना है, टेक्नोलॉजी भी बढ़ गई है। तो सर वो भी तो चीज़ है। अगर सवाल क्या है? सवाल
वन लाइन में कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह सवाल रहे हैं? ये है कि सर अगर हम अपने पास्ट को लेके चल रहे हैं, उसमें अगर कोई पर्सन अपने माइंडसेट से कुछ चेंज लाना चाहता है, तो सर उसको सोसाइटी को उसका सपोर्ट करना चाहिए ना। ठीक है, चलिए देखिए, इसके क्लियर, इसको आप कह सकते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। सोसाइटी पहले अगेंस्ट होती है। जब भी कोई नई चीज आएगी तो सोसाइटी पहले उसके अगेंस्ट होती है, फिर डिनाइल मोड में होती है, फिर एक्सेप्टेंस मोड में होती है, फिर एप्रिसिएशन मोड में होती है। पॉइंट समझा? पहले अगेंस्ट होगी, फिर डिनाइल होगी, फिर एक्सेप्टेंस होगी, फिर एप्रिसिएशन होगा। और आपकी रिसर्च आपकी जिम्मेदारी है, कोई उसको स्वीकार करे या ना करे ये उसकी फ्रीडम है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि सोसाइटी उसको स्वीकार करे, नहीं कर रही, ये तुम्हारी उसको कहीं खुजली है कि मुझे रिसर्च करनी है। तो तुम्हें अपनी बात खुद ध्यान रखनी है, इसकी जिम्मेदारी किसी और की नहीं बनती कि वो तुम्हें सपोर्ट करे या तुम्हारे अगेंस्ट हो। पॉइंट समझा? किसी और की जिम्मेदारी है ही नहीं। वो तुम अपनी रिसर्च के लिए वो फ्री हो, तो वो अपनी एक्सेप्ट करें या ना करें उसके लिए इतनी फ्रीडम उनके पास भी है। पॉइंट समझ आ गया? तो हम ये नहीं देखना है कि वो हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कोई भी जब नई चीज शुरुआत हुई है, कोई भी जब नई चीज शुरुआत हुई है, तो जैसे कंप्यूटर भारत में आए तो क्या था, उसके अगेंस्ट में धरने प्रदर्शन होते थे। पहले उसके अगेंस्ट थे, फिर आगे तो लोगों ने स्वीकार नहीं किया, फिर धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आई, अब एप्रिसिएशन आ गया। हर रिसर्च के साथ ऐसा हुआ है। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि मैं रिसर्च कर रहा हूं हु इज गॉड। तो बहुत अच्छा शब्द आपने यूज किया कि मैं रिसर्च कर रहा हूं हु इज गॉड, क्योंकि दोनों ही नास्तिक हैं। जिसने मान लिया है कि भगवान है वो भी उतना ही नास्तिक है, और जो ये मानता है कि भगवान नहीं है वो भी उतना ही नास्तिक है, क्योंकि पता दोनों को ही नहीं है, अनुभव दोनों का ही नहीं है। एक ने एक मान्यता को पकड़ लिया, दूसरे ने दूसरी मान्यता को पकड़ लिया, बात उतनी सी हुई है कभी। लेकिन जो आपके ट्रैक पर है कि मैं खोज रहा हूं कि भगवान है या नहीं है, उसको शायद एक दिन मिल जाए। क्योंकि जिसने मान लिया है तो वो खोजेगा क्या? जिसने मान लिया कि है ही नहीं तो उसके खोजने का विषय खत्म हो गया। आप लोग रिसर्च स्टूडेंट्स हैं, तो एक लाइन आपको शायद मैं बताऊं, आपके काम में आया जीवन में। एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि मैं ये सिद्ध करना चाहता हूं राजेश भैया कि पुनर्जन्म होता है। व्यक्ति किस चीज पर रिसर्च करना चाह रहा है मामी जी? कि पुनर्जन्म होता है। तो ये रिसर्च ही पवन भैया अवैज्ञानिक हो गई। चलिए, अब ये रिसर्च ही अवैज्ञानिक हो गई कि मैं ये सिद्ध करना चाहता हूं कि भगवान होता है। तो इसका मतलब आपने पहले ही मान लिया कि पुनर्जन्म होता है, तो फिर सिद्ध क्या करोगे? फिर आप इसी चीज के एविडेंस ढूंढोगे कि होता है। आप ये कहते हो उस रिसर्च में कि मैं ये रिसर्च कर रहा हूं कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, तब वो रिसर्च कहलाती, तब वो साइंटिफिक होती। तो जब भी आप कोई चीज किसी मान्यता के साथ खोजते हो तो वो कभी रिसर्च नहीं हो सकती, सिर्फ आप अपनी बात को एविडेंटली प्रूव करते हो। अमेरिका में अनिल भी एक बड़ी बुक फेमस हुई, बुक का नाम एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, लेकिन दैट इज रिलेटेड टू नंबर 30। वो बुक किससे रिलेटेड है? नंबर 30। उसमें अक्षिता क्या किया गया उस बुक के अंदर, अपूर्व क्या किया गया उस बुक के अंदर, कि 13 नंबर मनुष्य है। इस बात को साबित करने के जितने एविडेंस वो व्यक्ति इकट्ठे कर सकता था, तो इसने क्या क्या ढूंढ डाले। 13 तारीख को कौन कौन सी दुर्घटनाएं घटी, 13वें मंजिल पे कौन कौन से एक्सीडेंट हुए, जिन गाड़ियों के नंबर 13 थे लास्ट में उसमें क्या क्या घटना हुई। क्योंकि ये साबित ये करना चाहता था कि 13 नंबर मनुष्य है, तो इसने सारे वो एविडेंस जुटा लिए। मुझे नहीं पता सच्चाई या अब चेंज हुई हो। बताया जाता है कि अमेरिका में होटलों में 13 नंबर मंजिल तो होता ही नहीं, सीधे 12 के बाद 14 नंबर दे दिया जाता है। फ्लाइट में भी होता है।
क्यों? क्योंकि किसी ने साबित कर दिया कि अरे तेरे को बहुत सारी अच्छी चीजें भी होती है, अगर आप ये रिसर्च करने निकलते तो आपको ये मिल जाता कि तेरे को अच्छी चीजें भी होती है। तो आप जो खोजने निकले थे आपने वो खोज दिया और आपने वो दुनिया को पहुंचा दिया। वही एविडेंस बन के जो लोग बिलीफ डेवलप कर लेते हैं वो 13 नंबर को मनुष्य मानने लगते। अगर मैं ये नरेंद्र भाई साहब रिसर्च करने निकलूं कि 13 नंबर बहुत अमेजिंग होता है तो मुझे इसके भी एविडेंस मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे फ्लाइट में खतरा है, रोड पे खतरा है, इस चीज में खतरा है, लेकिन आपको पता है सबसे ज्यादा मौतें कहां होती हैं? सबसे ज्यादा मौतें बिस्तर में होती हैं। सबसे ज्यादा मौतें बिस्तर पे होती है। कहां से बचोगे? तो आपको ओपन होना होता है रिसर्च के लिए। दूसरा, जब आप कुछ ऐसे गोल्स लेकर निकल रहे हो जो सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उसकी पहली कंडीशन यही है कि आपको रिबेल होना पड़ेगा। आपको लोग नहीं सपोर्ट करेंगे। आप इसकी बात कर रहे हो। जब मैंने 30 घंटे की अनाउंसमेंट की, मेरी मम्मी मेरे को कहती है कि हम तेरे साथ नहीं हैं। पहला स्टेटमेंट यही था, मतलब तेरे को स्पीच देनी है तो दे देना, हम तेरे साथ नहीं। क्या हर बार का थोड़े 2-3 साल का ड्रामा है कि पहले 16 की दूंगा, फिर 24 की दूंगा, फिर 30 की दूंगा। मना कर दी। फिर अभी कल ही खुद सबको फोन कर करके बुला रही थी, कल प्रोग्राम में आना है। तो पहले विरोध होता है, फिर डिनाइल होता है, फिर एक्सेप्टेंस होती है, फिर जब अवार्ड मिलेगा तो भी पकड़ के खड़े कर ले, हाँ बेटा बहुत गर्व की बात है, तुमने अच्छा काम करा। आई होप यू गॉट द आंसर। ये सबके साथ होता है। तो मैं कंक्लूड कर रहा हूं, आपकी रिसर्च आपकी जिम्मेदारी। इससे आप सोसाइटी को बाउंड नहीं कर सकते, आप अपने पेरेंट्स को बाउंड नहीं कर सकते कि वो आपसे स्वीकार हो, आपकी बात में आपसे सहमत हो। ये फ्रीडम आपको उनके पास छोड़नी पड़ेगी। ये उनकी चॉइस है, नहीं सहमत हो तो नहीं। ये कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि हाँ आपकी हर बात पे दुनिया मोहर लगाए। जैसे अब ये प्रोग्राम आप लोग यहाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं, हमने बहुत सारे लोगों को स्पॉन्सरशिप के लिए भी अप्रोच किया, बहुत सारे लोगों को इनवाइट भी किया। कुछ लोगों ने अमेजिंगली अप्रिशिएट किया कि यार इतना शानदार प्रोग्राम हो रहा है, हम इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आपके साथ है। कुछ लोगों ने कहा करना ही क्यों, क्या जरूरत। सब तरह के लोग इस दुनिया में हैं और हमें सबकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए मेरे भाई। तभी आप अपनी जिंदगी को, इस दुनिया को बेहतर तरह से जी पाएंगे। नहीं तो आपने अपने कुछ प्रोटोकॉल, अपने कुछ स्टैंडर्ड सेट कर लिए, फिर आप उस दुनिया में को उसी सांचे में ढालने की कोशिश करोगे और कुछ नहीं होगा। ठीक है जी। हेलो सर। कहाँ? हाँ प्लीज सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि लोग अपने कुछ एक्सपीरियंस है, यानी कि जो उन पे बीती है, जो उन्होंने देखा है, उसके बलबूते पर वो ये मान बैठते हैं कि हाँ जो भी मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, मनी है, ये ही ह्यूमन की सबसे बड़ी पॉसिबिलिटीज पे आता है। जब हम ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करते हैं जैसे से, तो उसकी 3 स्टेट हैं। एक नेचुरल स्टेट, एक कन्वर्टेबल स्टेट, एक कॉम्बिनेशन स्टेट। नेचुरल स्टेट क्या है? जैसे नेचुरल स्टेट है, पानी है, पानी बहता है, पानी लिक्विड है, ये उसकी क्या है? नेचुरल स्टेट है। अब दूसरी कन्वर्टेबल स्टेट, आप गर्म कर दोगे भाप बन जाएगा, आप टेम्परेचर लो कर दोगे जम जाएगा। फिर है कन्वर्टेबल स्टेज, पानी के साथ आप H2O है, उसमें H2SO4 बना दो उसका, तो वो पूरा एक नया ही कंपाउंड क्रिएट हो गया। यहां तक बात समझ में आई? हाँ। अब ये साइकोलॉजी है, उसके 3 फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। पहला नेचुरल स्टेट, फिर कन्वर्टेबल, फिर कॉम्बिनेशन। और जो ये ह्यूमन है, मनुष्य को इतनी मतलब उसको उनके श्रेष्ठ क्यों बताया गया? सारे शास्त्र, सारे ग्रंथ, यहाँ पर 2 कारण हो सकते हैं मनुष्य को श्रेष्ठ बताने के। पहले तो सारे ग्रंथ लिखे ही मनुष्य ने जो अपने पास है, तो अपने आप को निकृष्ट कैसे बता देते? भाई हमने ही लिखे ना सारे, तो ये कैसे लिख देते कि मनुष्य श्रेष्ठ नहीं है, निकृष्ट है? लेकिन अगर इसको समझें
तो यहां पर दो चॉइसेस होती हैं, पूरी हम इसकी साइकोलॉजी समझेंगे। एक मनुष्य ऊपर जाता है तो बुद्ध हो सकता है, महावीर हो सकता है, नीचे आता है, नीचे गिरता है तो पशु हो सकता है। मनुष्य जितना बड़ा पशु हो सकता है, इतने निकृष्ट तो पशु भी नहीं हो सकते। अगर मनुष्य अपनी पशुता पर आ जाए तो वो पशुओं से भी गया बीता प्राणी हो सकता है, और इसके एविडेंस आए दिन हमें मिलते हैं। आए दिन, अभी शायद बेंगलुरु की घटना थी, एक पिता ने अपनी बेटी से मोबाइल ले लिया, मोबाइल इस्तेमाल नहीं करने दिया, तो करीब 66 पीसेस में अपने पिता को काटकर ब्रीफकेस में भर दिया। हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं एक 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, 80 साल की एक विक्षिप्त महिला के साथ बलात्कार हुआ, और शायद इस पूरे सदन को कहना चाहूंगा कि मनुष्य राजेश भैया जितना नीचे गिर सकता है उतना नीचे शायद पशु भी नहीं गिर सकते। यहां तक रिपोर्ट्स हैं कि लाशों के साथ भी मनुष्य ने बलात्कार किया, लाशों के साथ। इसके एविडेंट है। पाकिस्तान की तो रिपोर्ट है, वहां अब कब्रों पर ताले लगाए जाने लगे, कब्रें खोद कर बलात्कार तक की रिपोर्ट्स आ रही हैं। सोचो कि जब गिरने पर आता है तो ये कितना नीचे गिर सकता है, और ये उठने पर आए, अगर ये अपनी एनर्जी को ऊपर लेकर जाने पर आए तो फिर ये महावीर, पार्श्वनाथ और आदिनाथ भी हो सकता है। तो ये जो ह्यूमन पॉसिबिलिटीज है भाई, अब यहां पर ह्यूमन को सबसे इंपॉर्टेंस क्यों दी गई? ह्यूमन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए दी गई कि ह्यूमन को कोई और नहीं बदल सकता जब तक वो खुद ना चाहे। ह्यूमन को कोई और नहीं बदल सकता जब तक वो खुद ना चाहे। जेके जिन सब सब सामने बैठे, मैं इनको फिजिकली तो नमस्कार कर सकता हूं, लेकिन अगर मेरा मन नहीं है अंदर से तो मैं झुक नहीं सकता। दो स्टेट है हमारी, पॉइंट समझा रहा है मेरा? आप मनुष्य को किसी दबाव में फिजिकली तो झुका सकते हो, लेकिन अंदर से स्वतंत्रता उसके पास है पूरी तरह कि वो झुके या ना झुके। नरेंद्र भाई सब एक बार एक व्यक्ति से पूछा गया कॉन्वेशन कि मनुष्य स्वतंत्र है क्या, तो संत ने जवाब दिया हाँ। इतनी देर में दूसरे व्यक्ति ने पूछ लिया मनुष्य बंधा हुआ है क्या, बोले हाँ। अब सुनने वालों के लिए धर्म संकट महेश भाई खड़ा हो गया। या तो जवाब हाँ होता तो चल जाता, जवाब ये होता कि बंधा हुआ है तो भी चल जाता, लेकिन एक सवाल के जवाब में कह दिया कि मनुष्य स्वतंत्र है क्या, बोले हाँ। तुरंत ही दूसरे सवाल के जवाब में कि मनुष्य बंधा हुआ है क्या, तो कह दिया हाँ। तो बाकी बचे हुए लोगों ने पूछ लिया कि भाई ये कैसे है, तो उन संत ने कहा कि अपना एक पैर ऊपर उठाओ। व्यक्ति ने एक पैर ऊपर उठा लिया, यूं बोले अब कहा दूसरा उठाओ, मतलब एक उठा रखा दूसरा कैसे उठाओ? बोले तुम्हारे पास ये स्वतंत्रता थी कि तुम जब कहा गया पहला पैर उठाओ तो उठाओ, तो उठाओ, नहीं उठाओ तो नहीं उठाओ। तुम्हारे पास ये स्वतंत्रता थी कि पैर उठाओ तो राइट उठाओ या लेफ्ट उठाओ, लेकिन अब बंद गए, एक उठा लिया तो दूसरा नहीं उठा सकते। तो मनुष्य के पास ये स्वतंत्रता है, और ये इसको सबसे ब्यूटीफुल बनाती है कि उसको कहां जाना है, ऊपर जाना है या नीचे जाना है। और इसमें जो सबसे अंडरलाइन वाली बात है कि इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती जब तक ये खुद ना चाहे। इसके एग्जाम्पल से भी इसको समझते हैं। रावण जब माता सीता का हरण करके ले गए तो सबसे पहले कल जैसा हनुमान जी पहुंचते हैं कि भाई माता सीता को वापस कर दो, ये सही नहीं है। हनुमान जी खुद जा रहे हैं, लेकिन रावण ने बात मानी क्या? अंगद गए, रावण ने बात मानी क्या? उनकी पत्नी समझा रही है मंदोदरी, रावण ने बात मानी क्या? नहीं। इंद्र समझा रहे हैं कि ये कार्य आपके लिए शोभनीय नहीं है, रावण ने बात मानी क्या? नहीं। युद्ध में जाते जाते इंद्रजीत, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा बेटा समझाना रहा है कि पिताजी जिनको आप साधारण मनुष्य समझ रहे हैं, साधारण नर समझ रहे हैं, वो साधारण वनवासी नहीं है, कुल का नाश कर देंगे। रावण कहता है
लगता है इंद्रजीत तुम भी कायर हो गए हो। अगर तुम्हें युद्ध में नहीं जाना तो रणभूमि छोड़कर जा सकते हो। इंद्रजीत चिल्लाता, पिताश्री कायर मत कह देना। मुझे तो लगा था सिर्फ आपकी आंख ही खोल पाऊंगा। कायर कहलवाने से तो अच्छा होगा कि रणभूमि में जाकर अपने प्राण दे दें। नारायण श्री कृष्ण खुद पांडवों को समझाने गए, खुद कौरवों को समझाने गए, शांति दूत बनकर गए कि पांडवों को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 5 गांव दे दो। दुर्योधन कहता है कि सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, 5 गांव तो भूल जाओ। कौन समझाने जा रहा है? नारायण श्री कृष्ण समझाने जा रहे हैं। तीर्थंकर आदिनाथ खुद अपने पोते मारीची को समझाते हैं कि जो मिथ्या मत चला रहे हो ये ठीक नहीं है, लेकिन मारीची के समझ में नहीं आई। तो फिर अपन तो कौन से खेत की मूली है कि अपन लोगों का माइंडसेट बदलते हैं। समझे तो समझे, नहीं समझे तो नहीं समझे। अपन जबरदस्ती सरपंच हो रखे हैं कि मैं बदल दूंगा। हाँ, आप बदल सकते हो अगर वो व्यक्ति तैयार है तो। अगर किसी व्यक्ति की रिजिडिटी है, मुझे नहीं बदलना, तो दुनिया की कोई ताकत उससे भारी रूप में तो बदल सकती है। आप पावर में हो, आपके पास ऐसी अथॉरिटी है, नहीं तुझे करना होगा, आप जॉब देते हो, उसको कुछ कर रहे हो तो उससे करवा सकते हो, लेकिन अंदर से कुछ नहीं बदला है। सिर्फ बाहर से कुछ बदला है जो आपको दिख रहा है, लेकिन अंदर से नहीं बदल सकता है। तो दोस्त, बड़ी सिंपल है, लोगों का माइंडसेट अगर बदलना है तो वो उच्चारण से नहीं, आचरण से ज्यादा बदलता है। हम बोलकर लोगों को बदलना चाहते हैं, आप वैसे बन जाओ। इसीलिए महात्मा गांधी जी की एक बहुत फेमस कोट है। उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी की तरफ लेकर चलना चाहूंगा, बड़ी अमेजिंग है मुकेश का। एक ऑथर हुए स्टीफन आर कोवी, आप लोगों ने अगर नाम सुना हो तो, बहुत अमेजिंग मैनेजमेंट गुरु हैं इस दुनिया के। और उन्होंने एक बुक लिखी जो उनकी बहुत फेमस हुई, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल, हाईली इफेक्टिव पीपल। और जब उन्होंने अपनी दूसरी बुक लिखी, 8th हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, तो उसके प्रमोशन के लिए नरेंद्र भाई साहब वो इंडिया आए, स्टीफन कोवी। उनके पूरे इंडिया में 4 सेमिनार्स थे, जिनमें से एक मैरियट मुंबई में था। और मुकुल भाई साहब, उसकी पर सीट की जो फी थी वो थी 23,000 रुपीज। कितनी फी थी दिनेश भैया? एक सेशन अटेंड करने की फीस थी 23,000 रुपए। और उस हॉल में जहां वो सेमिनार होना था, वहां 700 डेलीगेट्स की सिटिंग पॉसिबिलिटीज थी कि 700 लोग वहां बैठ सकते हैं। नीना, अभी ऑनलाइन बुकिंग ओपन हुई, 23,000 रुपए की टिकट है, 700 सीटें हैं। क्या लगता है कि कितनी देर में सारी सीट्स फिल हो गई होंगी? 30 मिनट्स। 23,000 रुपए की टिकट है, 700 सीटें बिकनी है, क्या लगता है कितनी देर में सारी सीट्स फिल हो गई होंगी मोहित भैया? इट टुक 90 सेकेंड्स। 90 सेकेंड्स में, 1.5 मिनट में 23,000 रुपए की 700 सीटें बिक चुकी थी। साइट पर लिखा गया था सोल्ड। 6 घंटे का वो शो था, जिसमें से 5.5 घंटे स्टीफन आर कोवी स्टेज पर भी नहीं आए। उनकी मैनेजमेंट टीम ही उनके वीडियो दिखा रही थी, उनके बारे में बता रही थी, चर्चा चल रही थी। लास्ट के हाफ एन आवर में, लास्ट के आधे घंटे के लिए स्टीफन आर कोवी स्टेज पर आते हैं, दीपक भैया, और अपनी आधे घंटे की स्पीच में, अंकित भैया, अमित भैया, एक लाइन को 12 बार रिपीट करते हैं। आधे घंटे की स्पीच, एक लाइन को 12 बार रिपीट करते हैं। 5.5 घंटे स्टेज पर ही नहीं आते हैं। अगले दिन टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन रहती है, 1 लाइन ऑफ 23,000 रुपीज। नेक्स्ट डे टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज हेडलाइन थी, अ लाइन ऑफ 23,000 रुपीज। डू यू वांट टू नो व्हाट दैट लाइन वाज? क्या आप जानना चाहते हैं वो 23,000 रुपए की एक लाइन क्या थी? यस। थोड़ा सा जोश से बोलेंगे तो मजा आएगा। यस। क्या आप जानना चाहते हैं वो 23,000 रुपए की एक लाइन क्या थी? क्या आप जानना चाहते हैं 23,000 रुपए की वो एक लाइन क्या थी? यस। बात 23,000 रुपए की, आवाज तो आनी चाहिए। वो 23,000 रुपए की एक लाइन थी भाई।
Don't try to change the world, try to change yourself. बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर। इसी लाइन को महात्मा गांधी जी ने लिखा था, द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, बी दैट चेंज। जो परिवर्तन आप दुनिया में देखना चाहते हो वो खुद हो जाओ। और हमारी पूरी कोशिश क्या है? दुनिया को हमारी पूरी कोशिश दुनिया को बदलने की है। जो जॉब है वो चाहता है बॉस बदल जाए, हस्बैंड चाहता है वाइफ बदल जाए, पेरेंट्स चाहते हैं बच्चे बदल जाएं। मतलब हमारी पूरी कोशिश है कि दूसरों को बदल दें, लेकिन ये राइट हमारे पास कभी है ही नहीं कि हम दूसरों को बदल पाए। हमारे पास सबसे बड़ी फ्रीडम है, सबसे बड़ी फ्रीडम है, इसमें आपको कोई रोक ही नहीं सकता। अगर आप अपने आप को बदलना चाहें, आप अपने आप को बदलना चाहें तो कोई रोक सकता है कि आपको? नहीं। और बस यही कोशिश हम नहीं करते, बाकी पूरी दुनिया को बदलने की हमारी पुरजोर कोशिश चालू रहती है सुबह से लेकर रात तक। और इनफैक्ट हम पूरे दिन करते भी क्या है, यही तो कोशिश करते हैं कि सबको बदल डालें। तो आई होप यू गॉट दी। आप लोगों का माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते जब तक वो खुद ना चाहे। ऊपर ऊपर से आप किसी पावर में तो हां कर सकते हैं, लेकिन अगर बात गहराई तक नहीं छुई है तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लास्ट स्टेटमेंट तत्वार्थ सूत्र में है, दो तरीके से लोगों को ज्ञान हो सकता है। एक होता है अधिगमच, एक होता है निसर्गज। अधिगमच होता है जो हमें बाहर से प्राप्त होता है। किसी की बात को सुनकर हमारे अंदर कोई परिवर्तन आ जाए, कोई घटना को देखकर हमारे अंदर परिवर्तन हो जाए, किसी और की बात को सुनकर देखकर हमारे अंदर परिवर्तन हो जाए। निसर्गज का मतलब होता है हमारे अंदर से ही कोई विचार ऐसा पैदा हो, लेकिन ये माना जाता है उस निसर्गज का भी कहीं ना कहीं कोई सोर्स बाहर का ही होता है, चाहे पुरानी ही कोई बात क्यों ना याद आ जाए। तो एट द एंड, अभी मैं आपको लेटेस्ट एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल तो थोड़ा वियर्ड है, लेकिन ठीक है, जब समझाने निकले तो क्या वियर्ड और क्या अच्छा। अमित भैया, अभी करीब 2-3 महीने पहले की बात होगी, मेरी सिस्टर इन लॉ जो फरीदाबाद रहती है वो जयपुर आई, और ये प्लान हुआ कि आए हुए हैं तो रात को डिनर पे जाएंगे। अब अपने को तो करना नहीं था, लेकिन जो आए थे उनके साथ जाना था। अब ठीक है, नीना हम उनके साथ डिनर पे गए। अब बच्चे वगैरह सब थे, उनको फास्ट फूड ही पसंद है। अब फास्ट फूड काफी ट्रैवल करके आए थे तो भूखे, उन्होंने बहुत सारा खाना ऑर्डर कर लिया। अब मैं उनको देख रहा हूं कि खाना आया जा रहा है, वो खाया जा रहा है, और उसमें जो चीज है, ये है, वो है। अभी तक मैं भी जंक फूड खाता था, लेकिन उस दिन उनको ऑब्जर्व जब किया, यार इतना ये चीज खा रहे हैं, इतनी ये चीजें खा रहे हैं, इतना ये फ्राइड खा रहे हैं, ये अंदर जाके इनके साथ कर क्या रहा होगा। उस दिन से अपना फास्ट फूड, जंक फूड छूट गया। तो अगर आप एक अच्छे ऑब्जर्वर हो, अगर आप ये देख पा रहे हो कि क्या चीजें कैसे काम कर रही हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको कोई बताए, आप अपने आसपास की होती हुई घटनाओं को देखकर भी खुद बदल सकते हो। तो इंपॉर्टेंट जो स्टोरी है, जो बॉटम लाइन है, वो सिर्फ एक ही है, आप इस दुनिया में किसी को भी नहीं बदल सकते सिवाय अपने आप के। हाँ, आप कभी कारण बदल सकते हो किसी के बदलाव का। लास्ट स्टेटमेंट, जब आप लोगों को बदलने की कोशिश करते हो और वो नहीं बदलते, तो एट द एंड आपके हाथ पेन लगता है, आपके हाथ तकलीफ लगती है कि मैंने बदलने की कोशिश की फिर भी नहीं बदले। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि यहाँ पर एक आता है उपदेशक। उपदेशक क्या करते हैं कि मैंने मेरी बात कह दी, अब तुम मानो तो तुम्हारी मर्जी, नहीं मानो तो तुम्हारी मर्जी, मेरा उस बात से कोई अटैचमेंट नहीं है कि तुम मानो ही। मुझे लगता था ये बात ठीक है, ऐसा होना चाहिए, मैंने कह दी, मानो या ना मानो तुम्हारी मर्जी। इसके साथ आप अपने कर्तव्यों का निर्वाह भी कर लेते हो, आपको ये भी नहीं रहता कि हाँ ये बात मैं कह देता तो ठीक रहता, और प्लस आपकी उसके साथ कोई अटैचमेंट नहीं है, तो आपको ना मानने से कोई पेन भी नहीं होगा। लास्ट, बिना मांगे कभी किसी को सलाह देना मत। इस पर कोई टॉपिक आएगा तो हम बात करेंगे आगे। हाँ जी, अक्षिता, यू गॉट द आंसर क्या?
प्लीज सर जी। सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हम किसी से एडवाइस लेते हैं या फिर हम किसी को देते हैं कि एडवाइस, तो सामने वाला कभी कभी डिफरेंट चीज़ कर देता है या हम भी कुछ अलग कर देते हैं, तो उससे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो उससे कैसे डील करें? मतलब वो तो एडवाइस ही है, डिसीजन तो नहीं है। ठीक है, मेरी स्टूडेंट है ना, तो समझ लो कि एडवाइजर डिसीजन नहीं है। हाँ, चलिए, पहला तो कौन से मैंने बात की कि किसी को सलाह देनी ही नहीं चाहिए। इसका क्या मतलब है अक्षरा? इसका मतलब है जब आप किसी को सलाह देते हो तो आप अपने आप को ज्ञानी समझ रहे हो और उसको अज्ञानी समझ रहे हो। आप अपने आप को कहीं ऊपर के लेवल पर समझ रहे हो और उसे नीचे के लेवल पर समझ रहे हो, तब आप सलाह दे रहे हो, पहला। दूसरा, जब आप किसी को सलाह दे रहे हो तो अगर आपकी सलाह इतनी ही अच्छी है तो अपने आप को देकर अपने आप को श्रेष्ठ बना लो, क्योंकि लोग आपके व्यवहार से ज्यादा प्रभावित होंगे बजाय आपकी बात के। जब आपकी सलाह आपके काम नहीं आ रही, आपकी सलाह से आप अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे, तो दूसरे क्यों ही लेने बैठे? 2 पॉइंट समझ आया पहले? पहला, सलाह देने का मतलब क्या है कि आप अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हो, तब आप सलाह देने निकले हो। दूसरी बात यहां समझनी है कि कोई भी एक्सपर्ट, किसी भी चीज का एक्सपर्ट बिना मांगे कभी सलाह देता ही नहीं है। अगर आपको एक्सपर्ट की ओपिनियन लेनी होती है तो आपको टाइम भी देना पड़ता है, पैसे भी देने पड़ते हैं। आपका कोई फ्रेंड डॉक्टर हो, आपको कहीं शादी फंक्शन में मिल जाए तो कभी नहीं कहेगा चल यार तेरा पेट निकल रहा है तो ये कर ले, मैं तेरे को दवाई, कहेगा ही नहीं। आप ही उसको जाकर कहोगे यार तुझसे मिलना भाई, क्या करे। तो एक्सपर्ट हैं जो भी, वो कभी भी बिना मांगे सलाह नहीं देते, और जो बिना मांगे सलाह देता घुमाता घूमना, समझ जाना ये अपने अहंकार का पोषण कर रहा है सलाह देकर। सलाह वही देगा जो अहंकारी है। अहंकार बहुत सूक्ष्म में चला गया है उसका, लेकिन वो सलाह दे रहा है इसलिए क्योंकि वो अपने आप को सुपीरियर प्रूव करना चाहता है। वन थिंग इज क्लियर। सेकंड थिंग, अगर आपकी सलाह में इतना ही दम है तो अपने आप को देके अपना ही जीवन बेहतर बना लो। और जब आप अपने आपके जीवन को बेहतर बना लोगे तो लोग तुमसे खुद ही पूछने आ जाएंगे भाई तूने ऐसा क्या किया जो तू ये कर पा रहा है। पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा, जब आप किसी को सलाह देते हो तो आपको ये देखना होता है कि सच में आप उस चीज के एक्सपर्ट हो भी या नहीं। सच में आपको उस चीज का अनुभव, मैं बात शब्द क्या यूज कर रहा हूं, अनुभव। क्योंकि आप अगर कुछ रटी रटाई पढ़ाई एडवाइस उसको दे रहे हो तो कोई बहुत मीनिंगफुल बात नहीं है। अगर आपने अपनी जिंदगी में खुद उसको एक्सपीरियंस किया है तो फिर वो बात बहुत कीमती है। एक्सपीरियंस का मेरा मतलब क्या है, आपको अपनी लाइफ के एक छोटा सा इंसिडेंस बताता हूं। अंकित भैया 17 जुलाई 2017 अपने आप में ये मिरेकल साउंड कर सकता है, लेकिन मेरे लिए ये एविडेंट बेस्ड है। 17 जुलाई 2017 एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें ब्रेन हैमरेज हुआ और मुझे हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा है। आई एम अनकॉन्शियस। और कहते ना कि किससे बात करें, तो सबसे पहले घर वालों के दिमाग में आया कि गुरुदेव के पास फोन लगाते हैं। प्रज्ञा सागर जी महाराज को फोन लगाया गया और मम्मी ने गुरुदेव को पूरी बात बताई और गुरुदेव ने कहा मेरी बात कराओ। बोले वो तो बेहोश है। बोले उसके कान पर फोन लगा दो। बोले वो तो बेहोश है। बोले उसके कान पर फोन लगा दो। तो 29 सेकंड उस बेहोशी में उन्होंने जो मुझे बोला वो वर्ड मेरे पास आज भी क्लियर एज इट इज है मेरे दिमाग में कि उन्होंने मुझे क्या बोला था। दुनिया के लिए बोले यार ये तो अनबिलीवेबल है, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है। सब दुनिया में झूठा हो सकता है, सब चीजें दुनिया में झूठी हो सकती हैं, सिर्फ एक चीज झूठी नहीं हो सकती, वो है अनुभव, क्योंकि उसको आप खुद अनुभव करते हो। दूसरा एक्सपीरियंस बताता हूं अपनी लाइफ का। बचपन में एक नमोकार बैंक करके एक चीज होती थी, उसमें हम जैसे कोई लोग राम 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 लिखते हैं, एक बुक कहीं से मिली थी, उसमें मैं नमोकार मंत्र लिखता था। मैंने मिरेकल महसूस किया नीना अभी, जब मैं नमोकार लिखता था तो मुझे नहीं पता कि आसपास के वातावरण में गुलाब की खुशबू मैंने अनगिनत बार महसूस की। और एक दिन
ये बात मैंने मेरे चाचा को कही कि जब मैं लिखता हूं तो गुलाब की खुशबू आती है, उस दिन के बाद आनी बंद हो गई। अब कोई इसको झूठी मनगढ़ंत कहानी कह सकता है, उसकी इच्छा है कहते हैं, लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है, मेरे लिए इससे बड़ा सच कुछ नहीं हो सकता। अगर हमें किताब में पढ़ता तो ये झूठी बात हो सकती थी, क्योंकि मेरे अनुभव में नहीं थी। तो जीवन में सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ सच है तो वो क्या है? आपके अनुभव, आपने जो एक्सपीरियंस किया है। तो बस अगर कभी किसी से शेयर करने हो सलाह के रूप में, तो एक्सपीरियंस करना, क्योंकि सिर्फ एक्सपीरियंस ही सच होते हैं। अदरवाइज आप कोई सलाह भी दोगे तो वो भी झूठी हो सकती है, क्योंकि आप झूठी सलाह नहीं दे रहे हैं शालिनी भाभी, लेकिन आपको भी इतना ही पता था। आप उसका कोई बुरा नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन समस्या है कि आपको भी इतनी जानकारी थी। और जब आपको कोई सलाह दे रहा है तो ये बहुत अच्छी चीज है। एक चीनी चित्रकार हुआ राहुल, वो अपनी चित्रकारी के लिए बहुत प्रसिद्ध था, बहुत प्रसिद्ध चित्रकार था। एक बार उससे पूछा गया, इतनी अच्छी चित्रकारी कैसे कर लेते हो मेरे भाई? बोला, मेरे दोस्तों की वजह से। क्या का तुरंत किया उसने? मेरे दोस्तों की वजह से। महेंद्र भाई, व्यक्ति ने पूछा, क्या आपके दोस्त भी चित्रकार हैं? बोले नहीं। एक व्यक्ति से पूछा, भाई तुम इतने अच्छे चित्रकारी कैसे करते हो? कह रहा मेरे दोस्तों की वजह से। उससे पूछा गया, क्या तुम्हारे दोस्त भी चित्रकार हैं? ये कह रहा नहीं। बोले फिर वो क्या करते हैं? बोले जब भी आते हैं मेरी चित्रकारी में कमी बताकर चले जाते हैं और मैं उनको सुधार कर लेता हूं। बोले वो क्या करते हैं? बोले वो ऐसे फालतू ही घूमते हैं। तो अगर आपको कोई सही सलाह दे रहा है, यहां पर फिल्टर जरूर लगाने आने चाहिए। फिल्टर लगाने आने का मतलब क्या है? कि वो सलाह मेरे काम की है क्या? काम की से मतलब, अगर आप मुझे कहोगे गाना गाकर दिखाओ और मैं उतना अच्छा गाना ना गा पाऊं, और आप संदीप भैया मुझे आकर कहो कि यार सौरभ भैया आप गाना अच्छा नहीं गाते, गाना गाना सीखो, तो हाँ ये बात सही है, मैं गाना अच्छा नहीं गाता, लेकिन मुझे सीखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि गाना गाने का मेरा कोई काम ही नहीं है। तो ये फिल्टर लगाने आने चाहिए कि सलाह तो सही दी गई है कि मुझे गाना अच्छा नहीं आता, लेकिन वो सलाह मेरे लिए उतनी उपयोगी नहीं है कि मैं गाना जाकर सीखूं। दूसरा, क्या वो रिपीटेड आ रही है कि एक ही सलाह मैंने भी दी अक्षिता को, दूसरे व्यक्ति ने भी वही सलाह दी, तीसरे के पास से भी वही सलाह आ रही है। तो फिर हमें ऑब्जर्वर होना चाहिए कि यार हर व्यक्ति के साथ मेरे एक्सपीरियंस होते हैं, मैं जहां पर भी जाती हूं वहां मैं ये एक्सपीरियंस करती हूं, अलग अलग जगह से भी मेरे को लोग यही बोलते हैं, तो शायद कहीं ये बात ठीक हो सकती है। अब जो मैं आप लोगों के सामने खड़े होकर ये स्पीच दे पा रहा हूं, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा हूं, इसके पीछे भी लोगों की सलाह है। अभी कैसे काम करती है इसको भी यहां समझ लेते हैं। मुझे नहीं पता था दैट आई एम गुड, वेरी गुड इन स्पीकिंग, बट देयर इज अ वन गाय नेम भरत शर्मा, ही यूज्ड टू वर्क विद मी व्हेन आई वाज डूइंग द इवेंट जॉब और हमारा एक इवेंट कंपनी था। तो एक दिन उस लड़के ने कहा, भरत शर्मा ने, कि दादा हम लोग जो सीनियर होते थे उनको दादा बोलते थे, दादा यार ना आपके बोलने का एक स्टाइल है। मैंने क्या होगा तो यार जब आप बोलते हो ना तो आपकी बातें ना डीपली पेनिट्रेट करती हैं, यू आर ब्लेस्ड विद समथिंग। ऐसा लगता है कि कोई ब्लेसिंग है आपके साथ कि आपकी बातों को मानने का भी मन करता है। व्हाई डोंट यू स्टार्ट ट्रेनिंग्स एंड स्पीकिंग स्किल्स? ये पहली बार मुझे भरत शर्मा ने बताया था। दूसरी बात, ये सब बोल लेते थे ठीक नरेंद्र भाई सब, तो मन संचालन जो होता है उसकी जिम्मेदारी कई बार सामाजिक कार्यक्रमों में दी जाती थी। तो 2016 की बात है, दिल्ली हाईवे पे एक रिसोर्ट है रजवाड़ा पैलेस, वहां एक प्रोग्राम था जैन सोशल ग्रुप का, जब मैं जैन सोशल ग्रुप पर में था, कौन भाई साहब उस प्रोग्राम में आए थे। वहां पर मैं होस्ट कर रहा था प्रोग्राम को, और जो मेरे लिए साउंड प्ले करता था लड़का, उसका नाम था फारूक। हुआ क्या अक्षिता, प्रोग्राम बहुत लंबा था, करीब दोपहर में 1:30-2 बजे शुरू हो गया था और रात को 11-11:30 बजे तक चला था। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम फारूक आकर मुझे कहता है, यार सौरभ भैया कमाल करते हो। मैंने कहा क्या हो गया फारूक भाई? बोले आपको पता है 10 घंटे हो गए आपको बोलते बोलते, और अभी भी उतनी ही एनर्जी के साथ बोल रहे से शुरू हुआ हो।
बोले मैं साउंड जगह जगह जाकर प्ले करता हूँ, लेकिन जो प्रोफेशनल एंकर भी हैं 2-3-4 घंटे में तो प्राण निकल चुके होते हैं कि मतलब हो गया हमारा। तो अब 2 लोगों ने मुझे आकर बताया, पहले एक व्यक्ति ने आकर बताया कि आप बोलने में अच्छे हो, दूसरे ने आकर बताया कि आप लंबी स्पीचेस दे सकते हो। मैंने दोनों का जोड़ के 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाले। लास्ट इस पर, अभी तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक नया पैटर्न चला है अनुज भैया, राव भैया, उसमें अगर आप कंपनी के मालिक भी हो, कंपनी के आप ऑनर हो, तो वहां पर भी आपके ऊपर एक व्यक्ति हायर करने के लिए बोला जा रहा है, जिसके लिए मतलब जिसको आप अकाउंटेबल हो, जो आपको फीडबैक दे सके। नरेंद्र भाई साहब 7 दिन की आपको उसको रिपोर्ट सबमिट करनी हो कि आपने कितना ऑफिस में टाइम स्पेंड किया, आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है, आपने कहां टाइम स्पेंड किया और आप क्या क्या बेहतर कर सकते हो। क्योंकि एक ऑनर अपनी पूरी कंपनी के दूसरे लोगों की प्रोडक्टिविटी तो चेक करता है, लेकिन कई बार ये समझ में नहीं आता कि तेरा टाइम कहां जा रहा है, तो किन चीजों पर इन्वेस्ट कर रहा है। तो कंपनियों में ये कल्चर हुआ है कि मालिक भी अपने ऊपर एक व्यक्ति हायर कर रहे हैं, जिसको वो अकाउंटेबल होंगे, जो उनको फीडबैक देगा, जिसको वो जवाब देंगे। एंड लास्ट, एक सर्जन ने अपने एक इंटरव्यू में बात रिवील की कि उसने अपने एक प्रोफेसर को हायर किया कि आप सिर्फ ओटी के अंदर मुझे ऑब्जर्व करेंगे, और ये कोई छोटा मोटा सर्जन नहीं था, ऑलरेडी एक बहुत रिनाउंड सर्जन है, कि आप ओटी में सिर्फ मुझे ऑब्जर्व करेंगे और एट द एंड ऑफ माय सर्जरी आप ये बताएंगे कि मैं क्या क्या चीजों को ठीक कर सकता हूं। तो इनके जो प्रोफेसर थे कमल भाई साहब, उन्होंने इन्हें फीडबैक देना शुरू किया कि तुम्हारी एल्बो ज्यादा ऊपर जाती है, अगर एल्बो को थोड़ा लो रखोगे तो स्टिचेस ज्यादा बेहतर आएंगे। और इन्होंने अपने इंटरव्यू में क्लियर किया कि हमारे पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन 40% से रिड्यूस हो गए, जस्ट बिकॉज ऑफ द फीडबैक ऑफ द राइट पर्सन। तो अगर सलाह देने वाला व्यक्ति बढ़ जाए और वो आपके काम की है, तो आपको उसको धन्यवाद देना चाहिए कि भाई तू फ्री में मेरे अंदर इंप्रूवमेंट ला रहा है, इससे बढ़िया क्या हो सकता था। क्लियर? बिना मांगे अपने को किसी को देनी नहीं है, अपने को कोई पटेलाई नहीं करनी है जिंदगी में। जिसको आप बिना मांगे सलाह दोगे, एक चीज और नोट कर लेना, वो आपका दुश्मन हो जाएगा। जिसको आप ज्यादा बिना मांगे सलाह दोगे, वो आपका दुश्मन हो जाएगा, वो आपसे कटने लगेगा व्यक्ति। बिना मांगे देनी नहीं है, अगर अपने को काम की मिले तो बढ़िया से स्वीकार करना है और चीजों को आगे बढ़ा देना है। हाँ जी, प्लीज। जय जिनेन्द्र सर, दिस इज कहाँ से आवाज आ रही है? दिस साइड। ओ प्लीज। सो सर, मेरा क्वेश्चन जो है वर्क प्लेस एनवायरनमेंट एंड उसे कैसे डील करें इसे लेकर है। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो हमने बोले भी नहीं होते हैं, और वो कहीं और जाता है ग्रुप्स में कि इसने ऐसे बोला या वैसे बोला है। सो इसको डील करने का मैंने अकॉर्डिंग टू सम थ्योरीज आई फाइंड 2 वेज। एक, इग्नोर करो, चुप रहो, एंड दूसरा कन्फ्रंट करो। सो अकॉर्डिंग टू यू विच वन इज बेस्ट? हाँ, मैं दोनों में ही बिलीव नहीं करता, बट यही मैं जवाब दूंगा। ना मैं कन्फ्रंट करने में बिलीव करता हूँ, ना मैं इग्नोर करने में बिलीव करता हूं, क्योंकि दोनों रास्ते ही गलत रास्ते पर ले जाते हैं। मैं बिलीव करता हूं केयर फ्रंट में, नॉट कन्फ्रंट, द केयर फ्रंट। इसका क्या मतलब होता है, इसको समझते हैं। क्योंकि इग्नोर करना कभी भी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जिंदगी में जितनी समस्याएं बढ़ी हैं या जितनी समस्याएं बढ़ती हैं, उसमें एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि आपको जिन चीजों पर टाइमली ध्यान देना था, जिसको कहते हैं ना, अगर बीमारी पर सही समय पर ध्यान ना दिया जाए तो वो नासूर बन जाती है। समझते हैं? मांझा जो होता है, जयपुर में हमारे पतंग उड़ाई जाती है, तो अगर मांझा थोड़ा सा उलझा हो, या इसको और एक एग्जांपल समझाता हूं। एक बार एक व्यक्ति घोड़े से
लंबी यात्रा पर निकला था और उसने देखा कि घोड़े की नाल निकल गई है, घोड़े की नाल निकल गई है। उसने कहा क्या फर्क पड़ता है, नाल निकली है, चलते जाते हैं चलते जाते हैं। अब घोड़े के पैर में से थोड़ा सा खून भी आने लगा था। उसने कहा थोड़ा सा ही तो आ रहा है, चलते जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आगे चलते चलते जब वो युद्ध मैदान में पहुंचा तो घोड़े की स्थिति ये हो चुकी थी कि वहां पहुंचते पहुंचते तो घोड़ा जमीन पर बैठ गया। तो अगर लगता है कि वो चीज एड्रेस की जानी चाहिए तो उसको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, पहला। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो यहां समझने की है, कन्फ्रंट भी नहीं करना चाहिए। कन्फ्रंट का मतलब होता है जाकर उन लोगों से सीधे बातचीत करो। केयरफ्रंट का मतलब है कि ये क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके पीछे इंटेंशंस क्या इन्वॉल्व है। बिकॉज ये समझना होगा कई लोग जानबूझकर ये नहीं करते। कुछ लोगों को तो ये पता भी नहीं होता वो ये कर रहे हैं। आपको सुनकर शायद अजीब लग सकता है। कुछ लोगों को पता भी नहीं होता क्योंकि वो बाय हैबिचुअल इतना सबकॉन्शियस वो उन लोगों की आदत बन चुकी होती है कि वो बस करते चले जाते हैं। एक बार अजात शत्रु, अगर आपने नाम सुना हो, बुद्ध के एक बहुत बड़े अनुयायी हुए। अजात शत्रु बुद्ध के प्रवचन सुनने पहुंचे और अजात शत्रु के पैर का अंगूठा हिलने लगा और बुद्ध की निगाह अजात शत्रु के अंगूठे की तरफ गई और अजात शत्रु ने अंगूठा हिलाना रोक दिया। फिर बुद्ध ने प्रवचन चालू किए, फिर अजात शत्रु ने अंगूठा हिलाना शुरू कर दिया। फिर बुद्ध की निगाह गई, फिर अजात शत्रु ने अंगूठा हिलाना रोक दिया। चलता रहा और प्रवचन के बाद अजात शत्रु बुद्ध को कहते हैं कि मुझे तो कभी पता ही नहीं था कि मैं इस तरीके से अंगूठा हिलाता हूं। आज पहली बार जब आपकी निगाह पड़ी तो मुझे भी पता चला मैं अंगूठा हिलाता हूं। अगर हम और साइकोलॉजी में जाऊंगा